Welcome friends, I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all society members. Website has very simple language articles, various draft of applications, our earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical, and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is AGM, compulsory compliances, documentations, conducting procedures and punishments. आप सभी को पता है कि MCAs एक्ट के अंदर में, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर में, कोई भी सोसाइटी हो, हाउसिंग सोसाइटी हो या इंडस्ट्रियल हो या प्रीमाइसेस हो, उन सबका AGM लेना है, दैट इज एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग. हर साल में मिनिमम लेना ही लेना है और उस साल का एक ही साल का एक AGM लेना है. सोसाइटी सिर्फ एक ही साल का एक AGM ले सकती है. मल्टीपल AGM लेना है तो रजिस्ट्रार साहब का परमिशन लेना पड़ता है, अलग से प्रोसीजर है उसका. AGM आपको क्यों करना है, आपके AGM का नोटिस पीरियड कितना होना चाहिए, कंपलसरी मिनिमम एजेंडा क्या होना चाहिए, कंपलसरी मिनिमम डॉक्यूमेंट्स क्या अटैच करना है AGM नोटिस के साथ में, रेजोल्यूशंस पास करना है कैसे करना है, क्या लिखना है, AGM खत्म होने के बाद में मिनट्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन कब करना है, कैसे करना है, AGM नहीं लिया तो उसका क्या पनिशमेंट है, 5 साल के लिए कैसे डीबार वगैरह करते हैं, किस परिस्थितियों में, किस सर्कमस्टेंसेस में डीबार करते हैं वगैरह, क्या AGM नहीं ले पा रहे किसी कारणवश तो क्या AGM को एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, वगैरह वगैरह सारी जानकारी के लिए आज हमने रिक्वेस्ट किया है एडवोकेट चिन्मय कल्याणी साहब को, जो आज के हमारे स्पीकर हैं. कल्याणी साहब हमारे साथ में अपने नॉलेज और उनका वास्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से. I welcome you, Kalyani sir. Please take over and share your knowledge and experiences relating to today's topic. Thank you, sir. Please go ahead, sir. Thank you so much, Hemant sir. Thank you for inviting me here. सबसे पहले मैं आपको इस बारे में बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से काम करते हो. अगर आपके वेबसाइट पे भी अगर हम विजिट करते हैं तो सोसाइटी रिलेटेड बहुत सारी काफ़ी इंफॉर्मेशन वहाँ पे मिलती है. मेरे जैसे फेलो एडवोकेट्स को भी, और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में एज अ मेंबर काम करते हैं, अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज़ में एज अ कमिटी मेंबर्स काम करते हैं, तो उन लोगों को भी आपके नॉलेज शेयरिंग सेशन से और आपके वेबसाइट पे जो अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके वजह से बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट होती है. तो थैंक यू फॉर दैट. और इस तरीके से अलग अलग आप सेशन करते हो हम जैसे लोगों को, एडवोकेट्स को
या फिर जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं इनमें ये सेक्टर में, इनको आप इनवाइट करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगर हम अल्टीमेटली देखेंगे इस चीज को, तो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है इस चीज को भी बहुत फायदा होता है। और हाउसिंग सोसाइटीज में बहुत सारे अलग अलग लोगों को प्रॉब्लम्स है, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स भी होता है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि हम लोगों ने साथ में मिलके धीरे धीरे इसके ऊपर सोल्यूशन निकालने चाहिए और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है एजीएम, कंपल्सरी कंप्लायंसेस, डॉक्यूमेंटेशन, कंडक्टिंग प्रोसीजर्स एंड पनिशमेंट्स। तो सबसे पहले तो ये टॉपिक लेने का, इस टॉपिक पे बात करने का ये इंटेंशन है कि अभी ये जो मंथ चल रहा है और ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, ये बहुत सारी सोसाइटीज में एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग्स, मतलब एजीएम के लिए एजीएम का ये टाइम पीरियड अभी चल रहा है। धीरे धीरे मैं बताता हूँ इसके बारे में कि किस तरीके से एजीएम आपको क्यों कंडक्ट करनी चाहिए, उसमें कौन से एजेंडा आइटम्स होने चाहिए जिसके ऊपर डिस्कशन होना मैंडेटरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसका क्या प्रोसीजर है, उसके लिए नोटिस कितने दिन पहले आपको सर्व करनी है, उसके साथ साथ क्या अटैच करना है, एजीएम का कोरम क्या होता है, अगर वो कोरम फुलफिल नहीं होगा तो क्या होगा। इसके साथ साथ जो पूरी एजीएम मीटिंग जो कंडक्ट होती है तो वो किसके प्रेसिडेंसी में होती है, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्या, किस तरीके से उसको क्या करना चाहिए। जो एजेंडा आइटम है जो आपके महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर दिए हैं, अगर उनमें से आप कोई नहीं लेते हो या फिर एजीएम ही ऑल टुगेदर द सोसाइटी डजंट कंडक्ट, तो उसमें क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। तो ओवरऑल हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैं वन बाय वन आपको प्रोविजन वाइज ये इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। हेमंत सर, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इसमें कोई एडिशन करना हो तो आप बेझिझक मुझे रोक के आप ये आपने करना चाहिए। अगर आपको किसी को भी क्वेश्चंस होंगे तो एट द एंड ऑफ द जो मेरा आपको इन्फॉर्मेशन है ना, उसके बाद यू कैन आस्क द क्वेश्चंस और वी कैन हैव अ इंटरैक्टिव सेशन। ये सेशन ऐसा नहीं है कि मैं अकेला बोलूंगा और आप सुनोगे। अगर आपको क्वेश्चंस होंगे, आपको कुछ इनपुट्स देने हो, तो यू आर डेफिनेटली वेलकम। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे हम जो नेम है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग्स, तो ये जैसे हेमंत सर ने भी एक्सप्लेन किया और इट इटसेल्फ सेज दैट इट शुड बी कंडक्टेड एनुअली। तो एवरी ईयर, एवरी एनम ये एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग आपको सोसाइटी को कंडक्ट करना ये मैंडेटरी है। तो इसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, तो ये कब करना चाहिए, तो ये कहा दिया है। तो सेक्शन 75 महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 में सेक्शन 75 में ये दिया है कि कब एजीएम कंडक्ट होनी चाहिए। तो अगर हम उसको स्टार्ट से ही देखेंगे तो जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, तो इट शुड बी कंडक्टेड विद इन 4 months आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और इट शुड बी कंडक्टेड विद इन 6 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है तो उसके 4 महीने बाद और 6 महीने पहले आपको ये एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग एजीएम में कंडक्ट करनी होगी। तो अगर हम डेट वाइज देखेंगे तो 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो खत्म होता है, और उसके बाद हमें सोसाइटी को ये ऑडिट करना कंपलसरी होता है। तो ये ऑडिट कब तक होना चाहिए, तो 31 जुलाई के अंदर अंदर ये आपका ऑडिट पूरा हो जाना चाहिए, और 31 और 30 सितंबर के अंदर आपका एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग एजीएम ये कंडक्ट होना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो अभी ये मंथ चल रहा है जुलाई, तो हम आज का डेट है 13 जुलाई, तो 31 जुलाई के अंदर आपके सोसाइटी का ऑडिट ये कंपलसरी कंप्लीटेड होना चाहिए। और उसके बाद 2 महीने के अंदर 30 सितंबर के पहले आपका एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग ये कंडक्ट होना चाहिए। जैसे हेमंत सर ने बोला कि क्या ये डेट एक्सटेंड हो सकती है, बहुत बार सवाल होता है कि ये डेट हम जनरल बॉडी मीटिंग में ही डेट को एक्सटेंड कर देंगे, या फिर चेयरमैन ने बोल दिया या कमेटी ने बोल दिया कि डेट एक्सटेंड करेंगे और बाद में कभी भी लेंगे। तो रूल के हिसाब से, प्रोविजन के हिसाब से ऐसा करना ये इलीगल है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट एजीएम की डेट आगे बढ़ाए, यू कैन नॉट एक्सटेंड द डेट ऑफ द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। अब जैसे एक एक्सेप्शन था कोविड के टाइम पे, एजीएम की जो डेट है उसको टाइम पीरियड दिया था, एक्सटेंड करके दिया था। अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट से गवर्नमेंट रेजोल्यूशंस हो या फिर
इस तरह का कोई भी सर्कुलर पास ना हुआ हो, आपका एजीएम का डेट कभी भी एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर इसके बाद जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि 30 सितंबर के अंदर आपका ये एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होना चाहिए, तो उसके लिए कोई भी आपके सोसाइटी में मीटिंग लेते हो, अगर कमिटी है, कमिटी की मीटिंग होती है। जनरल बॉडी की 2 टाइप की मीटिंग होती है, एक एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग और एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। तो ये कोई भी मीटिंग अगर आपको कंडक्ट करनी है, सोसाइटी को कंडक्ट करनी है, तो उसके लिए सोसाइटी को एक नोटिस इश्यू करना होता है। एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के यहाँ पे जो भी नोटिस इशू होता है, तो 14 क्लियर डेज का नोटिस होना चाहिए। अब 14 क्लियर डेज मतलब क्या? तो जिस दिन आप नोटिस इशू करते हो, तो वो दिन एक्सक्लूड करना है। जिस दिन आपकी एजीएम है, वो दिन एक्सक्लूड करना है, और बचे हुए जो दिन है वो कंप्लीट 14 डेज ये कंप्लीट होने चाहिए। कंप्लीट 14 दिन का ये नोटिस होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर आप 30 सितंबर को एंड में एकदम से आप अगर एजीएम ले रहे हो और उसके 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले अगर ये नोटिस इशू कर रहे हो, तो इस तरीके से वो नहीं करना चाहिए आपको। 14 क्लियर डेज का नोटिस ये एजीएम का होना चाहिए। अब ये नोटिस किसके सिग्नेचर से जाता है? तो जो आपका सेक्रेटरी है सोसाइटी का, तो सेक्रेटरी हैज द राइट टू कॉल द एजीएम। तो एजीएम जो सेक्रेटरी के सिग्नेचर से आप ये नोटिस इशू करोगे। ये जो नोटिस का एजेंडा है, ये कमिटी मीटिंग में फाइनलाइज होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर 30 सितंबर के अंदर आपको ये जनरल एजीएम लेनी है, तो 14 क्लियर डेज पकड़ के उसके पहले कमिटी मीटिंग का एक मीटिंग होना चाहिए, जिसमें आपका एजेंडा फाइनलाइज होगा। अब एजेंडा क्या होगा? तो दैट एजेंडा कैन नॉट बी एज पर whims एंड विशेस ऑफ द कमिटी और द चेयरमैन ऑफ द और द सेक्रेटरी। तो एक बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में आपके जो एमसीएस एक्ट है उसमें ये चीज दी गई है कि कौन सी चीजें आपके आपके नोटिस में होनी चाहिए, एजेंडा में होनी चाहिए, जिसके कारण आप एजीएम में ये सारे टॉपिक्स को लेके डिस्कस कर सकते हो। तो सेक्शन 75 ऑफ एमसीएस एक्ट, उसमें अगर सब सेक्शन 2 में अगर आप देखोगे, तो वहां पे एक डिटेल्ड वे में आपको दिया गया है कौन से टॉपिक्स आपको लेने हैं। अगर आप आपकी सोसाइटी के बायलॉज देखोगे, तो जो एमसीएस एक्ट है उसमें जो प्रोविजंस दी गई है, तो उसके ऑन दैट बेसिस आपके बायलॉज में भी वो चीज दी गई है। तो वो जो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो सोर्स ऑफ जो बेस है, वो एमसीएस एक्ट हमेशा है। तो एमसीएस एक्ट का सेक्शन 75 में ये सारी चीजें डिस्कस की है। तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे कि उसमें कौन सी चीजें हैं जो एज आपकी सोसाइटी ने एजीएम में लेनी चाहिए। तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? तो उसमें जो कमिटी है या फिर जो आपके ऑफिस बेरर्स है, तो उसमें एक चीज होनी चाहिए जो है स्टेटमेंट शोइंग द डिटेल्स ऑफ द लोन। तो जो भी अगर किसी ने लोन लिया है या फिर आपकी सोसाइटी ने लोन लिया है, तो ये सारी चीजें आपके एजेंडा में होनी चाहिए, और आपने ये प्रेजेंट करना चाहिए बिफोर द जनरल बॉडी। सिंस हाउसिंग सोसाइटी में ये ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होते, बहुत लोगों जितना बाकी की कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, जैसे कि पथ संस्था हो गई या फिर कारखाने हो गए या फिर अलग अलग टाइप के सोसाइटीज होती है, क्रेडिट सोसाइटीज होती है, तो उसमें लोन का सिस्टम बहुत काफी बार रहता है। लेकिन हाउसिंग सोसाइटी में अगर आपको कोई बड़ा खर्चा करना है या रीडेवलपमेंट के लिए जाना है, तो वहां पे भी लोन का फैक्टर आता है। तो वो जो स्टेटमेंट ऑफ लोन्स है, ये आपको जनरल बॉडी मीटिंग के सामने प्रेजेंट करने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में एनुअल रिपोर्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सोसाइटी। तो एक एनुअल रिपोर्ट कमिटी ने आपके प्रिपेयर करना चाहिए कि पिछले साल में क्या क्या एक्टिविटीज वहां आपकी सोसाइटी में हुई है, कौन सी एक्टिविटीज द कमिटी हैज अंडरटेकन। तो वो सारा एक डिटेल्ड रिपोर्ट कमिटी ने जनरल बॉडी के सामने एजीएम में रखना चाहिए। उसके बाद थर्ड होता है प्लान ऑफ डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस अमाउंट। तो कोई भी अगर आपके यहाँ पे अगर आपका जो मेंटेनेंस है, आपका वो जो कलेक्शन है और आपका जो एक्सपेंसेस है, अगर आपका अमाउंट जो भी सरप्लस बचता है वहां पे, तो उसका डिस्पोजल कैसे होगा? क्या आप कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे, एफडी करोगे? तो इस तरीके का कोई भी डिसीजन जो होता है रिगार्डिंग द सरप्लस ऑफ द अमाउंट, दैट शुड बी डिस्कस्ड इन द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, और ये आपके एजेंडा में एजेंडा पॉइंट में ये होना चाहिए। उसके बाद अगर आपकी सोसाइटी के अगर बायलॉज में अगर कोई भी अमेंडमेंट हो, कुछ चेंजेस हो, तो वो कौन से चेंजेस है, कौन सी लिस्ट है, उसका कब हुए, क्यों हुए, वो सारा भी यू हैव टू प्रेजेंट बिफोर द जनरल बॉडी मीटिंग।
उसके बाद एक और पॉइंट, जरूरी पॉइंट ये है कि आपकी सोसाइटी में इलेक्शंस होते हैं। तो अगर आपकी नई कमेटी है, प्रोविजनल कमेटी है, तो द प्रोविजनल कमेटी हैज द ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, और अगर आपकी नॉर्मल रेगुलर कमेटी है उसका 5 साल के लिए ड्यूरेशन होता है। तो अगर आपकी सोसाइटी में इलेक्शन अभी ड्यू है, इलेक्शन डेट पास आ रही है, या फिर ये ऐसी एजीएम है, इसके बाद जो एजीएम होगी वो न्यू इलेक्टेड कमेटी की होगी, तो ये जो पूरा इलेक्शन का प्रोग्राम है, या इलेक्शन का डिक्लेरेशन है, द कमिटी हैज टू डिक्लेयर इट इन द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, और ये आपके एजेंडा पॉइंट में भी, नोटिस में भी ये होना चाहिए। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो है, तो वो इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द प्रेसिडिंग ईयर। तो आपका लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर है, प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर है, उसमें आपको ये ऑडिट करना कंपलसरी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि 31 जुलाई के अंदर आपका सोसाइटी का ऑडिट कंप्लीट होना चाहिए। तो वो ऑडिट जो कंप्लीट होता है, जो ऑडिट रिपोर्ट है, तो यू हैव टू प्रेजेंट दैट ऑडिट रिपोर्ट बिफोर द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, और वो आपके एजेंडा पॉइंट में भी ये होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट का। बहुत बार ये होता है कि ऑडिट रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन ही नहीं होता है, या फिर ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ होता है। तो ऐसे टाइम पे चेयरमैन या फिर जो आपकी कमेटी है, सोसाइटी कमेटी है, दो डायरेक्टली एजीएम वो वहां पे कॉल करती है, लेकिन वहां पे ऑडिट रिपोर्ट का होना, ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंटेशन इज मस्ट। उसके बाद रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ द अर्लियर ऑडिट। आपकी जो सोसाइटी का जब ऑडिट होता है, तो उसमें एक पॉइंट होता है, रिमार्क्स का एक पूरा सेक्शन होता है कि अभी तक ऐसे कौन से कंप्लायंसेस है, कौन से पॉइंट्स है दैट द सोसाइटी और द कमिटी हैज फेल्ड टू कंप्लाई। तो वो सारे रिमार्क्स को कमिटी ने रेक्टिफाई करना चाहिए, और दैट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट इन द फॉर्म दैट शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द जनरल बॉडी। तो ऐसे जो लास्ट प्रीवियस ईयर के अगर कोई ऑडिट रिपोर्ट, रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट होंगे, तो वो रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट भी आपको सबमिट करने होते हैं। तो रेक्टिफिकेशन, ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट और ये सब आपको सेक्शन 80, 81, 82 में ये बहुत क्लैरिटी से दिया हुआ है। सिंस दिस इज द टॉपिक रिगार्डिंग द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, उसमें से कुछ चीजें हम लोग वी विल कवर दैट। तो ये ऑडिट और रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द एजीएम। उसके बाद एनुअल बजट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो एनुअल बजट ये जो टॉपिक है कि आने वाले साल में, अगले साल में आपकी सोसाइटी किस तरीके से आपको बजटिंग होगा, कौन से एक्सपेंसेस सोसाइटी को वहां पे करने होंगे, तो इसका पूरा बजट आपको सोसाइटी कमिटी वहां पे प्रेजेंट करेगी। ये टॉपिक आपके एजेंडा पॉइंट में क्लियरली होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, या फिर आपकी पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस होते हैं, तो दैट शुड बी डिस्कस्ड बिफोर द जनरल बॉडी मीटिंग। अगर आपके ये एनुअल बजटिंग के बाहर अगर कोई भी चीज जाती है, और ये कमिटी का जो पावर होता है उसके बियॉन्ड दैट पावर, अगर आपको कोई भी एक्सपेंसेस आगे जाके करना होगा, तो आपको फिर से स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग यू हैव टू कॉल, सो दैट आपको ये चीजें ध्यान में रखते हुए पूरा बजटिंग आपको जनरल बॉडी के सामने प्रेजेंट करना होता है। उसमें बहुत, अगर कोई लोगों के क्वेश्चंस होंगे, किसी के सजेशंस होंगे, तो ऑल द डिस्कशन विच एवर विल बी टेकन इन द जनरल बॉडी एजीएम, दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ मीटिंग। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग भी के बारे में भी हम लोग आगे जाके बात करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये चीजें आपके जनरल बॉडी एजीएम के एजेंडा में होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद जैसे हमने ऑडिटर की बात की, तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है, उसमें ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने के राइट्स भी एजीएम में ही किए जा सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एजीएम में ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि कमिटी विल अपॉइंट द ऑडिटर, और इस तरीके से कोई भी रेजोल्यूशंस करना, ये इट विल लैंड यू इन ट्रबल, क्योंकि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट ये जनरल बॉडी का राइट है, और ये एजीएम में ही होना चाहिए। अगर आपका ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अगर एजीएम में नहीं होता है, तो उसके लिए फिर एक सॉल्यूशन है, आपको जो आपके रजिस्ट्रार है, तो आपके जहाँ पे आप जिस भी एरिया में सोसाइटी है, तो विच एवर इज एप्लीकेबल, अगर वहां पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार है या फिर डेप्यूटी रजिस्ट्रार है, तो जो भी रजिस्टर ऑफिस है आपको आपकी केस में रिलेवेंट, तो वहां से आपको फिर परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आप फिर भी नहीं करते हो और ईयर खत्म हो जाता है, तो देन रजिस्टर ऑफिस डायरेक्टली अपॉइंट एन ऑडिटर इन योर सोसाइटी। तो इस तरीके से वो हो जाता है। तो इससे पहले आपने द कमिटी शुड बी विजिलेंट इन दैट, आपको ऑडिटर का पूरा
मतलब ऑडिटर का देख के ऑडिटर को पूरा ढूंढ के वो सारे कोटेशंस वगैरह आपको ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट है वो जनरल बॉडी मीटिंग के सामने करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, मतलब हमने अभी बात किया कि कितने दिन की नोटिस होनी चाहिए, नोटिस में क्या क्या होना चाहिए। तो अलोंग विद दैट जो नोटिस आप ये एजेंडा वाइज जो है, तो आप जो नोटिस सर्व करोगे, प्रोसेस करोगे, सभी लोगों को सर्कुलेट करोगे, तो ये तो कंपलसरी पॉइंट्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोई भी अगर पॉलिसी मेकिंग का कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो, बहुत बार होता है कि पार्किंग पॉलिसी डिसीजन होते हैं या फिर अलग अलग टाइप के पॉलिसी आप लेते हो। अगर कोई बड़े कोटेशंस है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पेंटिंग का काम हो या फिर सोलर का काम हो, तो ये सारी चीजें जो पॉलिसी मेकिंग के डिसीजन है और एक्सपेंसेस में ये कमिटी जिसके लिए ऑथराइज नहीं है, तो ये सारी चीजें भी आपके नोटिस पे एजेंडा पॉइंट में जानी चाहिए और ये एजीएम में डिस्कस होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एजीएम में सबसे एंड में एक पॉइंट रहता है टू टेक एनी सब्जेक्ट विद द परमिशन ऑफ द चेयर। तो अगर ऐसा कोई भी टॉपिक हो जो आपके पहले एजेंडा पॉइंट्स में नहीं हो, तो विद द परमिशन ऑफ द चेयर कमिटी में से कोई भी या फिर जो आपके जनरल बॉडी में से कोई भी मेंबर्स में से अगर किसी को लगता है कि ये पॉइंट लेना चाहिए, तो विद द परमिशन ऑफ द चेयर यू कैन टेक दैट पॉइंट। उसके ऊपर बात हो सकती है। अगर आप प्रपोज कर रहे हो कोई रेजोल्यूशन, उसके लिए कोई अगर आपको सेकेंडर भी मिलता है, सेकेंड करता है आपके रेजोल्यूशन को, तो इट कैन बी पुट फॉर द वोट एज वेल। तो ये सारी चीजें एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में होती है। तो जब आपके एनुअल, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि नोटिस के साथ क्या क्या जाना चाहिए। तो आपका ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी, उसके बाद ये जो आपका ऑडिटेड अकाउंट्स है तो वो कॉपी, ये सारे एनेक्सर में आपके एजीएम के नोटिस के साथ सर्कुलेट हो जाने चाहिए। उसके बाद जब आपकी कोई भी मीटिंग एजीएम की स्टार्ट होती है, अब ये एजीएम और एसजीएम स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग इसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो कोरम, तो कोई भी मीटिंग स्टार्ट करने के लिए वो मीटिंग का कोरम होना जरूरी है। तो कोरम मतलब क्या कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेंबर शुड बी देयर टू स्टार्ट द मीटिंग। अगर वो नंबर नहीं है तो यू हैव टू एडजर्न द मीटिंग, और जब तक तो वो कोरम ना हो आप नहीं कर सकते। तो कोरम का रूल ये है, टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी और 20 विच एवर इज मिनिमम। तो इसमें से कोई भी जो डिजिट है, जो विच एवर इज मिनिमम, अगर 20 है तो 20, या फिर 2/3 का है, 20 से नीचे आ रहा है, तो वो आपको कंसिडर करना है एज अ कोरम। तो इट इज अ मिनिमम बार दैट द मेंबर शैल बी प्रेजेंट टू द मीटिंग, और उसके बाद ही आपकी मीटिंग चालू हो सकती है। अब जनरल बॉडी मीटिंग में कोरम के लिए इस एक प्रोविजन ये भी है, अगर कोरम कंप्लीट नहीं होता तो क्या। तो कोरम अगर कंप्लीट नहीं होता है तो दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। पहला ऑप्शन ये है कि अगर आपकी जो नोटिस है, अगर नोटिस में ही अगर ये स्पेसिफाई किया हो कि अगर कोरम नहीं होगा तो वो मीटिंग स्पेसिफाइड टाइम के लिए अगर एडजर्न करोगे, जैसे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है कि मीटिंग के जो नोटिस के एंड में ये नोट रहता है कि अगर कोरम नहीं कंप्लीट होता है तो हाफ एन आवर में आपकी मीटिंग ये फिर से चालू हो जाएगी और उसके लिए कोरम की भी जरूरत नहीं होगी। हाफ एन आवर ये स्टैंडर्ड टाइमिंग है, लेकिन उस टाइम को आप वो टाइम बढ़ाया भी जा सकता है उस दिन के लिए, लेकिन दैट शुड बी पर्टिकुलरली मेंशन्ड ऑन द नोटिस ऑफ द एजीएम। अगर ऐसा कोई मेंशन नहीं होगा तो वो जो मीटिंग होगी वो एडजर्न होगी, और 7 दिन से पहले आप वो मीटिंग नहीं ले सकते हो और 30 दिन के बाद वो मीटिंग नहीं ले सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो आपकी जो नोटिस होगी उसमें ये पॉइंट भी डेफिनेटली जाना चाहिए, अगर मीटिंग एडजर्न मतलब कोरम की वजह से अगर कंप्लीट नहीं होती है, चालू नहीं होती है, तो दैट शुड बी एडजर्न, एंड आपको टाइम पीरियड भी मेंशन करना है कि वो कब चालू होगी। इन द एब्सेंस ऑफ दैट 7 दिन से पहले आप वो नहीं ले सकते, 30 दिन के बाद आप नहीं ले सकते हो। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप, जैसे कि 30 सितंबर लास्ट डेट है और आपने अगर ये नोटिस में मेंशन नहीं किया, वो हाफ एन आवर के बाद अगर आप चालू करोगे, ऐसा मेंशन नहीं होगा, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। 30 सितंबर के अंदर अंदर जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, द सोसाइटी विल नॉट बी एबल टू कंडक्ट द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। तो ये चीजें आपको, जो कमिटी है, जो सेक्रेटरी है, ये चीज बहुत ध्यान से आपको बारीकी से देखनी पड़ेगी, और ये चीज ध्यान में रखते हुए आगे आपको प्रोसेस करना होगा। उसके बाद ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी सोसाइटी जो जनरल बॉडी मीटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा, चेयरपर्सन कौन होगा। तो उसमें चेयरपर्सन जो है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी सोसाइटी के जो चेयरमैन है
वही आपके एजीएम के भी आपके चेयरपर्सन होंगे। लेकिन अगर वो किसी कारण एब्सेंट है, नहीं आ सकते एजीएम के लिए, या फिर वो आए भी है लेकिन ही इज नॉट विलिंग टू टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द मीटिंग, देन आप जो मेंबर्स है वहां पे, प्रेजेंट मेंबर्स है, उनमें से किसी को एज ए चेयरपर्सन भी अपॉइंट किया जा सकता है। लेकिन एज ए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस आपकी जो सोसाइटी है, आपकी जो सोसाइटी के चेयरमैन है, द एक्स ऑफिशियो जिसको बोलते हैं कि बाय द वर्च्यू ऑफ द ऑफिस ही हैज टू बी द चेयरपर्सन ऑफ द एजीएम। बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एजीएम में अगर मैं एज अ मेंबर अवेलेबल नहीं हूं तो क्या मैं किसी मेरे फ्रेंड को या फिर कोई रिलेटिव को मैं भेज सकता हूं क्या? तो एसोसिएट मेंबर, ये जो डेफिनेशन है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई भी प्रॉक्सी या फिर पावर ऑफ अटर्नी होल्डर, तो ये आपकी वहां एजीएम में आके कोई भी वोट नहीं कर सकता है। तो प्रॉक्सी भी अलाउड नहीं है, पावर ऑफ अटर्नी होल्डर भी अलाउड नहीं है। लेकिन एसोसिएट मेंबर जो है, एसोसिएट मेंबर की डेफिनेशन जो है, उसमें अगर आप जो आपके एमसीएस एक्ट है और बायलॉज के हिसाब से अगर आप वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन अटेंड द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। अब इसमें जो मेंबरशिप है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती है, तो इट विल बी अ सब्जेक्ट ऑफ ऑल टुगेदर डिफरेंट सेशन। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम एजीएम की बात कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है, सोसाइटी को, कमिटी को, कि प्रॉक्सीज और पावर ऑफ अटर्नी होल्डर्स ये अलाउ आप नहीं कर सकते हो। अब इसमें जब भी हम रेजोल्यूशंस की बात करते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी में एजीएम में आपको कंडक्ट होगा, किस तरीके से रेजोल्यूशंस फॉलो होंगी, किस तरीके से आपका पूरा एजीएम चलेगा, तो जो भी आपके एजेंडा पॉइंट्स है, तो वन बाय वन एजेंडा पॉइंट से आपकी मीटिंग चालू हो जाएगी। उसमें हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन होगा। जो भी वहां पे कोई किसी का ओपिनियन बोल रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसके आंसर्स आ रहे कमिटी मेंबर से, तो ये सारे एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड एज अ मिनट्स ऑफ मीटिंग, और ये सारी चीजें आपके एमओएम में हमेशा के लिए रहेंगी। तो किस तरीके से होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद उसके ऊपर जो भी डिस्कशन हुआ हो दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन द एमओएम। उसके बाद अगर कोई भी रेजोल्यूशन कोई प्रपोज कर रहा है तो प्रपोजर का नाम, अगर उसको रेजोल्यूशन को अगर कोई सेकंड कर रहा है तो सेकंडर का नाम, अगर रेजोल्यूशन कोई प्रपोज करे सेकंडर ही नहीं मिला तो वो रेजोल्यूशन वोटिंग के लिए ही नहीं जाएगा। तो रेजोल्यूशन में प्रपोजर, सेकंडर, और उसके बाद बाय शोइंग ऑफ हैंड्स एजीएम में वोटिंग होगी। और वहां पे अगर रेजोल्यूशन मेजोरिटी के साथ पास होती है या यूनानिमसली पास होती है तो वो सारे फिगर्स वहां पे जाने चाहिए कि किस हिसाब से वो हुआ है, और इसी तरीके से आपको आपके पूरे एमओएम लिखे जाएंगे। अब एजीएम में या फिर कोई भी अगर कमिटी मीटिंग में भी होता है तो डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? तो विद द सिंपल मेजोरिटी आपके एजीएम के जो डिसीजन है वो लिए जाएंगे। अब बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है और ये सिचुएशन भी आती है कि अगर टाई होता है, अगर कोई भी रेजोल्यूशन होता है और वोटिंग दोनों के साथ अगर 10-10 फॉर एग्जांपल 10-10 वोट्स आते हैं तो फिर कैसे होगा? तो जो चेयरपर्सन, जो आपका चेयरपर्सन होगा वो एजीएम का, जो कि चेयरमैन हो सकता है फिर कोई और भी हो सकता है जैसे हमने डिस्कस किया, तो दैट चेयरपर्सन विल हैव द कास्टिंग वोट। तो उसके पास ये एक वोट अवेलेबल है जिसके हिसाब से वो टाई ब्रेकर, जिसको हम बोल सकते हैं आसान भाषा में, तो एज अ टाई ब्रेकर वो यूज कर सकते हैं कास्टिंग वोट। तो विद द सिंपल मेजोरिटी आपके जनरल बॉडी मीटिंग में डिसीजंस लिए जाएंगे। अब जैसे मैंने अभी एमओएम की बात की, आपका जो भी कंडक्ट होता है वो सब हो गया पूरा, तो उसके जो एमओएम है, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, तो वो फाइनलाइज करने के लिए भी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया होता है। तो विद द रूल जो टाइम पीरियड दिया है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ द मीटिंग विद इन 3 मंथ्स आपकी जो एमओएम है, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, वो फाइनलाइज हो जानी चाहिए। तो द कमिटी हैज टू फाइनलाइज दिस मिनट्स ऑफ मीटिंग, और 3 महीने के अंदर ये मिनट्स ऑफ मीटिंग फाइनलाइज हो जानी चाहिए। और जो कमिटी मीटिंग में ये मिनट्स ऑफ मीटिंग फाइनलाइज होते हैं, जिस दिन ये मिनट्स ऑफ मीटिंग फाइनलाइज होंगे, तो विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर ये जो फाइनलाइज्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग है वो सर्कुलेट भी हो जानी चाहिए। तो ये सर्कुलेशन के विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर जो मेंबर्स है, तो उन अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो जो सोसाइटी के सेक्रेटरी है तो उनको ये ऑब्जेक्शंस कन्वे हो जाने चाहिए, और जो सब्सिक्वेंट मीटिंग होगी, कमिटी मीटिंग होगी 15 दिन के बाद, तो उसमें ये सारे ऑब्जेक्शन पे फिर से एक डिस्कशन हो जाना चाहिए,
और उसके बाद आपके मिनट्स ऑफ मीटिंग ही फाइनलाइज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा मिनट्स ऑफ मीटिंग भी फाइनलाइज होना जरूरी है। बहुत बार ये होता है कि एजीएम लिया जाता है लेकिन मिनट्स ऑफ मीटिंग ही सर्कुलेट नहीं होते हैं या फिर उसमें बहुत सारी गलतियां होती है तो उसका सर्कुलेशन ही नहीं होता है। तो ये इट इज अ बैड प्रैक्टिस। ये आपको कमिटी को ये ध्यान में रखना चाहिए जैसे एजीएम हो जाए तो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग का फाइनलाइजेशन होना रूल्स के प्रोविजंस के हिसाब से इट इज मैंडेटरी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। एक और चीज इंपॉर्टेंट चीज है कि ये चीज आपके बायलॉज में भी लिखी गई है कि अगर कोई भी टॉपिक पे आपका कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो 6 महीने के अंदर वो रेजोल्यूशन को आप चेंज भी नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से भी एक बायलॉ आपके जो मॉडल बायलॉज है उसमें भी ये चीज दी है। तो जैसे हमने अभी एजीएम के बारे में पूरी बात की कि किस तरीके से एजीएम कंडक्ट करना होता है, किस तरीके से ये है। तो सबसे पहले हमें ये बात बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी एजीएम हम बोलते हैं, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग बोलते हैं सोसाइटी की, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं। जो आपकी कमिटी है तो वो इस इंप्रेशन में नहीं होने चाहिए कि ये सोसाइटी के हम लोग मालिक हैं। तो ये इंप्रेशन बहुत बार होता है, बहुत बार जो भी काम किया जाता है वो इस तरीके से किया जाता है, विम्स एंड विशेष के हिसाब से डिसीजंस भी लिए जाते हैं। तो ये चीज कमिटी को अवॉइड करनी चाहिए। और जो सोसाइटी के मेंबर्स है तो उनके हाथ में जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, एमसीएस एक्ट जो है, और सोसाइटी के बायलॉज भी है जो सब्सिडरी है, तो उसके हिसाब से सोसाइटी और कमिटी का पूरा काम ये होना चाहिए। अब जब हम लोग ये चीज बोलते हैं, जब हम प्रैक्टिस भी करते हैं, बहुत सारी केसेस भी हम लोग हैंडल करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में है। तो कोऑपरेशन कहीं भी नहीं दिखता है, तो इस तरीके से वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रोविजन है आप उसमें कोई भी फॉल्ट निकाल के आप आगे बढ़ो। जो प्रोविजन है वो कमिटी ने और पूरी सोसाइटी ने फॉलो करने ही करने चाहिए। तो अब ये एजीएम के अगर रूल्स जो है तो ये कंपलसरी, क्योंकि जब भी आप सोसाइटी में रहते हो अलग अलग डिसीजंस वहां पे लिए जाते हैं, तो एवरीबडी शुड गेट इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और जो भी डिसीजन सोसाइटी लेना है वो जनरल बॉडी मीटिंग सबके सामने बुला के ये डिसीजन होने चाहिए। तो इसीलिए एजीएम ये मैंडेटरी रखा गया है। तो अब ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर एजीएम नहीं ली जाती है, टाइम पे नहीं ली जाती है, तो इसके रिपरकशंस क्या-क्या हो सकते हैं। तो जो सेक्शन 75 ऑफ द एमसीएस एक्ट है, उसी में ही ये रिपरकशंस दिए गए हैं कि एग्जैक्टली कौन सी चीजें हो सकती है अगर आप एजीएम नहीं लेते हो, या फिर जो मैंने अभी पॉइंट्स बताए उसमें अगर कोई भी कंप्लायंसेस में गड़बड़ हो जाती है, या फिर जो भी आपके एजेंडा में होने चाहिए ऐसे पॉइंट अगर आप मिस कर देते हो, तो क्या-क्या हो सकता है। तो सेक्शन 75 सबसेक्शन 5 में ये प्रोविजन दी गई है कि अगर इसमें ये प्रोविजंस में सेक्शन 75 मतलब एजीएम कंडक्ट करना, प्रोसीजर के हिसाब से करना, जो एजेंडा पॉइंट मेंशन किए गए हैं वो इंक्लूड ना करना, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट ना करना, तो ये सारी चीजों को लेके अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है कमिटी से अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है, इन चीजों में कहीं कमिटी चूकती है, गलती करती है, तो क्या होना चाहिए। तो सेक्शन 75 सबसेक्शन 5 के हिसाब से वो जो कमिटी है, कमिटी मेंबर्स और पूरी कमिटी का डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन ये फर्स्ट इंस्टेंस है कि मतलब ये फर्स्ट पनिशमेंट है एक टाइप की, जिसमें जो कमिटी अभी है उसका पूरा डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए और दे विल बी बार्ड टू कंडक्ट एनी फर्दर प्रोसीडिंग एज अ कमिटी मेंबर्स। उसके साथ साथ अगर ये भी हो सकता है, ये डिस्क्रिशनरी पावर विद द रजिस्ट्रार कि 5 साल तक के लिए द कमिटी मेंबर्स कैन बी बार्ड फ्रॉम नॉमिनेटिंग और गेटिंग नॉमिनेटेड इन द इलेक्शन। तो ये जो कमिटी मेंबर से अगर डिबार हो गए 5 साल के लिए, इनको अगर डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, तो ये फिर से कमिटी के इलेक्शन के लिए भी नहीं आ सकते हैं। तो ये दूसरी चीज है, दूसरा पनिशमेंट है, ये भी रजिस्ट्रार विद द फैक्ट्स ये भी दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट 5,000 रुपीज तक का जो फाइन है वो भी उनके ऊपर इम्प्लाई किया जा सकता है। अब ये सेक्शन 75 सबसेक्शन 5 की 5 में ये सारी पनिशमेंट दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप एमसीएस एक्ट के सेक्शन 146 देखोगे तो उसमें ऑफेंसेस दिए गए हैं कि कौन से ऑफेंसेस है एमसीएस एक्ट में दिए गए, तो जिसके अंडर द ऑफेंस कैन बी रजिस्टर्ड, एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट द
डिफॉल्टर्स। तो सेक्शन 146 सबसेक्शन एफ में भी अगर ये सेक्शन 75 की कोई भी प्रोविजन का कहीं पे भी डिफॉल्ट हो जाता है, तो सेक्शन 146 सबसेक्शन एफ में ये एज अ ऑफेंस भी दिया गया है। तो विद द परमिशन ऑफ द रजिस्ट्रार ये भी ऑफेंस भी रजिस्टर किया जा सकता है। तो उसी का जो पनिशमेंट है, तो वो सेक्शन 147 सबसेक्शन एफ में दिया गया है। तो वो जो ऑफेंस है उसका पनिशमेंट क्या होगा, तो जैसे हमने सेक्शन 75 सबसेक्शन 5 में डिस्कस किया, पेनल्टी अप टू 5000 का जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 147 सबसेक्शन 7 में सबसेक्शन एफ में दिया गया है। तो अगर आप कमिटी में हो और अगर आप एजीएम जैसे मैंने अभी डिस्कस किया या फिर एमसीएस एक्ट में भी दिया गया है, उस तरीके से इसमें कंडक्ट करने में कोई भी फॉल्ट होता है तो इसकी जो पनिशमेंट है तो ये ऑफेंस रजिस्टर्ड होने तक जा सकती है। तो इसीलिए ये जो पूरा एक्सरसाइज है एजीएम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कमिटी ने बहुत ध्यान से करना चाहिए। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं तो वहां पे लोगों के लिए हम लोग काम करते हैं, तो बहुत सारे जो फाइनेंशियल एंगल भी बहुत सारे इन्वॉल्व रहते हैं। तो बहुत बार ये होता है कि कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं रखनी है, मुझे ही मेरी खुद की चलानी है, या फिर मुझे कोई अनड्यू एडवांटेज लेना है मेरी पोजीशन का। तो ऐसे टाइम पे ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो नहीं दिखाई जाती है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि ये जो प्रोविजंस है वो दिए गए हैं, जिसका डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए, कमिटी ने भी करनी चाहिए, और जो रेसिडेंट है वहां पे जो मेंबर्स है तो उन्होंने भी वहां पे आके ये पूरा प्रोसीजर देखना चाहिए, इसमें इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। कोई भी आपकी कमिटी आपके सोसाइटी में कोई भी डिसीजन होता है, बहुत बार अलग अलग टाइप के डिसीजन होते हैं, बहुत कई बार लीगल केसेस चल रहे होते हैं, या फिर आपको कोई नई चीजें करनी होती है, नया रिपेयर करना होता है, या फिर रिनोवेशन करना होता है। तो ऐसी सारी चीजों में आपका जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एवरी मेंबर शुड एंश्योर दैट द कमिटी इज फॉलोइंग ऑल द प्रोविजंस एंड ऑल द रेगुलेशंस फॉर द एजीएम। तो ये दोनों की साइड से होना चाहिए। जो सोसाइटी की कमिटी है उन्होंने भी ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए, जो सोसाइटी के मेंबर है उन्होंने भी कोऑपरेट करना चाहिए, और दे हैव टू मेक श्योर कि सारी प्रोविजंस फॉलो हो रही है नहीं हो रही है। अब बहुत बार ये भी क्वेश्चन होता है, हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस रहते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि एज अ सोसाइटी मेंबर हमारी जो कमिटी है ये सारे कंप्लायंसेस फॉलो नहीं कर रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन पे जैसे मैंने पहले भी बताया, हम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, तो मेरा ये हमेशा सजेशन रहता है कि ये जो आप जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो या फिर जो भी डिफॉल्ट्स है, तो आपने एक लेटर आपके कमिटी को देना चाहिए कि ये सारे प्रोविजंस है और ये सारे डिफॉल्ट्स आप लोग कर रहे हो। तो एक इंटीमेशन, एक नोटिस आपने कमिटी को भेजना चाहिए, और उसके बाद भी नहीं हो रहा है, नोटिस ये कंपल्सरी नहीं है। अगर इसमें कोई भी डिफॉल्ट हो रहा है तो विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट एनी नोटिस, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच रजिस्टर ऑफिस। तो आपके जहाँ पे असिस्टेंट रजिस्ट्रार होगा या फिर डेप्यूटी रजिस्ट्रार होगा या डिविजनल जॉइंट रजिस्टर होगा, जो भी रिलेवेंट है आपके एरिया के हिसाब से, तो आप जो आपके रजिस्टर ऑफिस है वहां पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ये तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो जो डिफॉल्ट कमिटी ने आपके हिसाब से किया है तो वो सारे डिफॉल्ट वहां पे क्लियरली मेंशन हो जाने चाहिए। तो जब हम डेप्यूटी रजिस्टर ऑफिस में भी काम करते हैं तो हम लोग ये भी समझते हैं कि वहां पे बहुत सारा वर्कलोड भी होता है। तो अगर आप कोई भी वेग एप्लीकेशन दोगे या फिर कोई भी उसके साथ अगर कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, विदाउट एनी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आप ये फाइल करोगे, तो बहुत बार वो चीजें पीछे हो सकती है या फिर आपका काम वहां पे नहीं बनेगा। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी ग्रीवेंसेस है, वो क्लियरली आपकी कंप्लेंट में होना चाहिए। इसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर रहे हो, उसमें सोसाइटी भी पार्टी होनी चाहिए, कमिटी और कमिटी के सारे पूरे मेंबर्स भी पार्टी होने चाहिए। तो इस हिसाब से वो कंप्लेंट वहां पे होगा। बहुत बार रजिस्टर ऑफिस सोसाइटी को या फिर कमिटी को एक शो कॉज नोटिस भी इशू करती है, क्लैरिफिकेशन मंगवाती है। अगर वो क्लैरिफिकेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो फिर वहां पे हियरिंग कंडक्ट होती है। तो ये सारी चीजें आपने डेप्यूटी रजिस्टर ऑफिस के सामने रखनी चाहिए। जो हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियरली होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 75 जो एमसीएस एक्ट के सेक्शन 75 है उसमें ये सारी प्रोविजंस बहुत क्लियरली दी गई है। तो ये चीजें सारी फॉलो हो जानी चाहिए। सिंस वी आर इन द मंथ ऑफ जुलाई,
अगर ये जो सेशन है, अगर इस कोई भी कमिटी मेंबर्स में से कोई भी अगर सुन रहा है, तो आप मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आपकी सोसाइटी में इसमें से अगर कोई भी चीज़ नहीं हो रही है, तो आपने ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है ये, इसी हिसाब से आपको ये आगे जाके फॉलो करना चाहिए। अब इसके बारे में अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। हेमंत सर, मैं आई रिक्वेस्ट यू कि अगर इसमें कुछ रह गया हो तो प्लीज ऐड, अगर मेरे से थोड़ा सा गलत चीज हो तो आप प्लीज करेक्ट। धन्यवाद कल्याणी सर. We will take up the Q&A, question and answer, after taking a short break for our sponsors. सभी दोस्तों से ये निवेदन है कि आप बने रहिए लाइन में. We will come back in 2 minutes. Welcome back everybody. Kalyani sir, आप are you there sir? Yes, yes, I'm here. Okay, Kalyani sir, I will request you to give a few words, speak a few words about GB resolution being passed by a general body as a supreme authority under section 72. इस पे आप कुछ शब्द बोलिए प्लीज. तो आपकी जो हम अब जो सोसाइटी होती है तो उसमें कोई भी डिसीजन लेने का जो राइट है तो वो जनरल बॉडी मीटिंग को, जनरल बॉडी को होता है. तो अगर कोई भी डिसीजन चेयरमैन लेता है, सेक्रेटरी लेता है या कमिटी भी लेती है, तो द डिसीजन टेकन बाय द जनरल बॉडी मीटिंग विल प्रिवेल अगेंस्ट ऑल अदर डिसीजन टेकन बाय अदर्स. तो जो भी जनरल बॉडी मीटिंग की जो भी डिसीजंस होंगे तो वो दैट विल प्रिवेल, और जनरल बॉडी इज अ सुप्रीम बॉडी. अब बहुत बार ये होता है कि ये चीज कोई एमसीएस एक्ट में कोई पढ़ेगा या फिर बायलॉज में पढ़ता है और फिर ये बोले कि जनरल बॉडी तो जो चाहे कर सकती है. तो ऐसा भी नहीं है. तो उसके ऊपर भी एक लीगल प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है कि जनरल बॉडी भी ऐसे कोई भी रेजोल्यूशंस पास नहीं कर सकती है विच विल कॉन्ट्राडिक्ट आवर रेगुलर लॉज. अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी रेजोल्यूशंस पास नहीं होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत
कॉमन रिजोल्यूशन पास किया जाता है सोसाइटी में कि अगर कोई भी टेनेंट हो तो टेनेंट को जो बैचलर टेनेंट हो, बैचलर्स को यहाँ पे फ्लैट लीज पे नहीं दिए जाएंगे। तो इस चीज से रेजोल्यूशन जनरल बॉडी पास हो जाते हैं। और उसके ऊपर ये एक हमेशा रहता है कि जनरल बॉडी सुप्रीम बॉडी, और जनरल बॉडी कोई भी डिसीजन ले सकती है। तो अलग अलग कोर्ट में भी, कोऑपरेटिव कोर्ट हो गए या फिर हाई कोर्ट्स हो गए, इन्होंने तो डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजंस है या फिर भी कोई भी ऐसा डिसीजन जो हमारा जो रेगुलर लॉ है उससे या फिर कोऑपरेटिव जो एमसीएस एक्ट है उसको अगर कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है, बायलॉज को कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो जो डिसीजन लिया गया है, इवन इफ द डिसीजन टेकन बाय द जनरल बॉडी, दैट डिसीजन कैन बी सेट असाइड। तो कोई भी अगर डिस्प्यूट होगा, अगर कोई भी कमिटी में डिस्प्यूट होगा, कमिटी के डिसीजन मेकिंग में डिस्प्यूट होगा, तो जनरल बॉडी डिसीजन टेकन बाय द जनरल बॉडी विल प्रिवेल। इस तरीके का कोई भी अगर रेजोल्यूशन हो या कोई भी टॉपिक हो, तो दैट कैन बी डिस्कस्ड बिफोर द जनरल बॉडी मीटिंग, और उसमें रेजोल्यूशन के हिसाब से आगे जाके आप रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हो। जनरल बॉडी सुप्रीम बॉडी है। इसमें कोई भी अगर डिसीजन, जो पॉलिसी मेकिंग का अगर कोई भी डिसीजन लेना हो, मेंटेनेंस का चार्जेस, मेंटेनेंस जो क्वांटम डिसीजन, क्वांटम का डिसाइड करना हो, तो इसमें अगर कोई भी चेंजेस करने हो या ऑल टुगेदर ये डिस्कस करना हो, तो ये सारी चीजें आपके जनरल बॉडी मीटिंग में ही डिस्कस होती है। तो मेरे हिसाब से ये जनरल बॉडी मीटिंग का जो सुप्रीमेसी है बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग डिसीजन में ये भी देखा जाता है कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार या रजिस्टर ऑफिस से अगर कोई भी इसमें भी इंटरवेंशन हो रहा है, अननेसेसरी इंटरवेंशन हो रहा है, तो बहुत बार हाईकोर्ट ने भी इस तरीके के डिसीजन दिए हैं कि द रजिस्टर ऑफिस ने जो ये इंटरफेरेंस है तो ये भी कम करना चाहिए। अगर कोई भी अगर रेजोल्यूशन हो वो पास किया है, अगर ये जो हमारा लॉ है या फिर एमसीएस एक्ट है उससे अगर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है, तो इसमें इंटरफेयर करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी डिसीजन ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो कल्याणी सर, एक उदाहरण देता हूँ आपको। नॉर्थ इंडिया साइड में एक टर्म यूज होता है, अड़ियल टट्टू। अड़ियल टट्टू का मतलब ये होगा कि जिद्दी, मैंने जो बोल दिया वही सही है, उसके अलावा अभी हम कुछ हिलने वाले नहीं है उधर से। कई बार क्या होता है, जैसे कि एक सोसाइटी में एक स्ट्रक्चरल ऑडिट का नोटिस आया बीएमसी की तरफ से, तो आपके सोसाइटी की बिल्डिंग इतने साल की हो गई है और इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है। अभी स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के लिए मानो एक सोसाइटी है जिसके सिर्फ बीसी मेंबर है, लेकिन बिल्डिंग हो गई है 50 साल प्लस की। बीएमसी से नोटिस आ गई है, और नोटिस तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस करना कंपलसरी है, क्योंकि वो तो एक लेजिस्लेटिव एक्ट है। बाय द वे, बीएमसी के एक्ट के अनुसार से 30 ईयर प्लस के सोसाइटी का स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है, कंपलसरी है, और उसके बाद में हर 10 साल पे स्ट्रक्चरल ऑडिट करते रहना है। लेकिन हमारे बायलॉज जो एक पुराने ज़माने के बने हुए हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि 15 साल के बाद में करना है, और फिर बाद में 5 साल के बाद में करना है, फिर 3 साल के बाद में करना है। तो अपने दोस्तों की जानकारी के लिए ये बता दूं कि वो बायलॉज इन्फोर्सेबल नहीं है। अब कल्याणी सर, एक प्रश्न ये उठता है कि जनरल बॉडी में डिसीजन होता है कि भाई स्ट्रक्चरल ऑडिट का नोटिस आया हुआ है, स्ट्रक्चरल ऑडिट करना है, 25,000 का खर्चा है, 50,000 का खर्चा है, करना तो है ही है, लेकिन जनरल बॉडी बोलती है वही सेक्शन 72 सुप्रीम अथॉरिटी के हिसाब से कि भाई नहीं करना है। अब ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए सर जी? सर, मेरा तो इसके ऊपर ये ओपिनियन है, एडवाइस है कि जनरल बॉडी मीटिंग अगर डिनाई भी कर रही है तो इस हिसाब से वो नहीं चलेगा। अगर आपको स्टैट्यूटरी नोटिस आया है तो उसका कंप्लायंस करना ये अनिवार्य है, ये कंपलसरी है। तो ऐसे सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि अगर इस तरीके का कंप्लायंस नहीं हो रहा है, तो वहां पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार से जिसको ऑथोराइज्ड पर्सन बोलते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेटर या मराठी में जिसको प्राधिकृत अधिकारी बोलते हैं, उस तरीके का अपॉइंटमेंट करके भी ये चीजें की जा सकती है। तो जो भी नोटिस है, स्टैट्यूटरी नोटिस है, ये डेफिनेटली दैट विल प्रिवेल। अगर जनरल बॉडी में अगर कोई भी इस तरीके से डिसीजन लेता है, ये तो मेरे हिसाब से तो गलत, ये नहीं होना चाहिए। सर, इसका उपाय क्या है? एडमिन भी आ जाता है, एओ भी आ जाता है, गवर्नमेंट का कोई भी आदमी आके अटेंड कर लेता है, एंड उन सबके सामने जी भी बोलती है कि
मेरे पास पैसा नहीं है, माझ्याकडे पैसे नहीं है, मेरे को स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं करना है, मेरे को इसको पैसा देना ही नहीं है, हमारी जो बिल्डिंग है हम सेफ है, हम यहाँ पे 50 60 70 साल से रह रहे, आई एम इन माई कंफर्ट जोन, आई डू नॉट वांट टू डू द स्ट्रक्चरल ऑडिट, बिकॉज एवरीबडी नोज नाउ कि स्ट्रक्चरल ऑडिट करने पे कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ ना कुछ लेकुना, कुछ ना कुछ काम निकलेगा। 20-25 साल के 20-25 मेंबर के सोसाइटी में अगर 25 लाख रुपए का काम निकलता है आज के रेशियो रेट के हिसाब से, क्योंकि आज कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट बढ़ गया, लेबर बढ़ गया, तो सबको इंटरनली पीछे दिमाग के पीछे ये रहेगा कि भाई अभी अगर स्ट्रक्चरल ऑडिट करा लिया तो कंपल्सरीली काम भी कराना है। जी जान से ये कोशिश करते कि नहीं हम रेजोल्यूशन पास नहीं करते। नाउ व्हाट हैपेंस इज, शुड द मैनेजिंग कमेटी जो भी डिसीजन आया वर्बिटम रिकॉर्ड कर लिया, अब काम तो नहीं कर सकती क्योंकि फंड सैंक्शन नहीं हुआ है, तब जीबी क्या करना चाहिए? मेरा एक ऐसा विचार है कि जीबी को ये रेजोल्यूशन की कॉपी, अब प्रपोजर है, सेकेंडर है, वहां पे विटनेस हो गए, जीबी को एमसी को ये मिनट्स की कॉपी भी एमसी वार्ड ऑफिसर में भेज देना चाहिए कि भाई ये जनरल बॉडी का डिसीजन है, इसको नहीं कर सकते। अभी 353 में एक बड़ा फनी प्रोविजन ये भी है कि ठीक है आप नहीं करोगे क्या, हम करेंगे, अब सोसाइटी के खर्चे से वसूली करेंगे। अब उस समय जीबी क्या कर सकता है? दिस इज ए वेरी फनी सिचुएशन। ये तो एक स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात हुई। कई बार ऐसा होता है कि नहीं वो सोसाइटी का खर्चा ही नहीं बढ़ाने का, शॉर्ट पड़ रहा है, डिफिशिएंट पड़ रहा है, बैलेंस शीट में दिख रहा है एक्सपेंस ओवर इनकम हो रहा है, खर्चा डिफिशिएंट हो रहा है, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ाना है। तो ये एक लेक्यूना है हमारे कोऑपरेटिव लॉज में कि पावर दिया हुआ है जीबी को ये सारे रेजोल्यूशंस के लिए। अपने दोस्तों के लिए ये भी बता दूं, स्पीकर साहब ने मुझे परमिशन दिया है लेक्चर में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड करने के लिए। सेक्शन 75 में ये दिया हुआ है कि 30 सितंबर तक एजीएम नहीं किया तो आप डीबार हो जाओ, वो तो पक्की बात है, उसमें एक्सटेंशन तो है ही नहीं, लेकिन इसको सरकमवेंट करने का कोई तरीका है क्या? बायलॉज में एक प्रोविजन दिया हुआ है कि चेयरमैन उस मीटिंग को एडजर्न कर सकता है बाय स्पीकिंग, जैसे कानून की भाषा में बोले तो स्पीकिंग ऑर्डर। तो जनरल बॉडी में चेयरमैन बोल सकता है कि भाई आपने शोर किया, आपने गाली गलौज किया, कोरम कम है, मेरे हिसाब से क्योंकि मेरे पास डिस्क्रिप्शनरी पावर है, मेरे पास सोल अथॉरिटी है, मैं मीटिंग को एडजर्न करता हूँ। तो आप मीटिंग बुला लो, मीटिंग ना करो, लेकिन चेयरमैन बोलता है मैं मीटिंग एडजर्न कर देता हूँ, तो 30 दिनों का टाइम आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है उस मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। और उस दिन वो मीटिंग कॉल करता है, 2 जन अटेंड करते हैं, सिर्फ चेयरमैन और सेक्रेटरी अटेंड करते हैं। चेयरमैन बोलता है मेरे अथॉरिटी से मैं ये मीटिंग एडजर्न करता हूँ, नॉट सीनियर डाई बट टेम्परेरी एडजर्न करता हूँ। प्रोविजन है बायलॉज के अंदर 30 दिनों के लिए आप एडजर्न कर सकते हो। तो अगर किसी को मीटिंग डिले करना है तो ये ट्रिक यूज करके आप एडजर्न कर सकते हो। आप रजिस्ट्रार साहब को बोल सकते हो कि वो अग्रवाल था ना, उसने ये वाला एक आइडिया दिया हुआ था तो हमने एडजर्न कर दिया। अब क्या उसके पास अथॉरिटी है ये बोलने का कि नहीं नहीं एडजर्न नहीं कर सकते आप, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि जनरल बॉडी में जो डिसीजन जो पास हुआ है एजीएम में, एसजीएम में, उसके विषय में, उसके विपरीत, उसके विरुद्ध में कोई भी ऑर्डर पास करने का अधिकार डेप्यूटी रजिस्ट्रार को नहीं है। तो अगर आपको तकलीफ है, चैलेंज करना है, तो सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट में। और आपको ये भी पता है कि कई लोग कोऑपरेटिव कोर्ट में जाने से हिचकिचाते हैं, जब मेंटेनेंस देने को तैयार नहीं होते, बढ़ाने को तैयार नहीं होते, तो कोऑपरेटिव कोर्ट कहा जाएंगे। कल्याणी सर, एक चीज और भी है, फोरम में काफी मेंबर ये बोलते हैं कि मेरे तो 10 फ्लैट हैं तो मेरे को 10 वोट मिलना चाहिए। आपने रीड भी किया होगा, आपके एक्सपीरियंस में भी आया होगा। अभी जैसे कैसे हम लोग वोट करने जाते हैं, अभी जो इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ, तो वोट करने गए तो वो जो रिटर्निंग ऑफिसर है या इलेक्शन ऑफिसर है वो आपके यहाँ पे काला टीका लगा देता है, एक ही उंगली में लगाता है, हर उंगली में नहीं लगाता है, और एक ही हाथ में लगाता है।
तो आप चले गए, फिर आप दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए, पूना से लेके आप नासिक चले गए फटाफट, उधर गए, बोले मेरा यहाँ का भी इलेक्शन कार्ड है, मैं यहाँ पर भी वोट कर सकता हूँ, तो ये लो। तो इलेक्शन ऑफिसर बोलता है ला भाई तेरी उंगली दिखा, तो बोलता है ये तो अब लगा हुआ। अच्छा, वो मालूम है वो टीका जो लगाते हैं ना वो 1 महीने तक निकलता नहीं है। अब वो जाके वहां पे बोलता है नहीं नहीं मेरा तो 2 प्रॉपर्टी है, मेरा तो 2 तालुका में रजिस्टर्ड है, मेरा तो सातारा में भी है, मेरा तो नासिक में भी है, मेरा तो लातूर में भी है, मैं सब जगह घूम घूम के चला जाता हूँ। क्योंकि सरकार ने भी विचित्र प्रोविजन कर रखा है कि बॉम्बे में 1 तारीख को इलेक्शन करेंगे, नासिक को अगले तारीख में करेंगे, और अलग से डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग करेंगे। तो ये फनी चीज है कि हाउसिंग सोसाइटी में ये सोचा जाता है कि मेरे 10 फ्लैट है तो मेरे 10 वोट होंगे। आपने चलो ठीक है, एक मान भी लेते हैं कि 10 वोट होंगे, तो आप सोसाइटी के इलेक्शन में गए, आपके 10 फ्लैट हैं, आपने 1 हाथ ऊंचा कर दिया, चलो भाई बेईमानी से 2 हाथ ऊंचा कर दिया। अब 10 फ्लैट के लिए आपको 10 हाथ कहां से लाने वाले हो? लोग बोलते हैं कि हाईकोर्ट का ऑर्डर है 1 फ्लैट इज इक्वल टू 1 वोट, 1 मेंबर इज इक्वल टू 1 वोट। टेक्निकलिटी समझने वाली बात है। तो नाउ व्हाट वी विल डू, we can take up our questions by our friends here. Questions only relating to today's topic. आज का जो टॉपिक है वो एजीएम संबंधित है, एजीएम संबंधित से ही प्रश्न पूछिए। जिस किसी भी फ्रेंड को कोई क्वेश्चन पूछना है, आपके स्क्रीन पे हैंड सिंबल है ऐसा वाला, उसको क्लिक कर दीजिए। We will take up your questions in sequence. Only one short question per person. While asking your questions, please switch on your video. जैसे मेरा स्विच ऑन है, कल्याणी सर का स्विच ऑन है, तो आपको भी स्विच ऑन करना होगा। अगर आपने वीडियो स्विच ऑन नहीं रखा है तो वी आर नॉट टेकिंग अप योर क्वेश्चंस। दिस वेबिनार डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ कंसल्टेशंस और एडवाइस टू योर पर्सनल प्रॉब्लम्स। फ्रेंड्स में आस्क क्वेश्चंस ओनली रिलेटिंग टू टुडेज टॉपिक। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयरिंग is based on take it or leave it basis without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So our first question for today is by Mr. Sandeep Joshi. Mr. Sandeep Joshi. नमस्कार, मैं अकाउंट ऑडिटिंग का काम करता हूँ। मेरा एक सोसाइटी में ऐसा प्रॉब्लम एवरी ईयर होता है। जोशी साहब आपका वीडियो एडजस्ट कर सकते हो क्या आपका? हाँ ठीक, गो अहेड सर। वो लोग एजीएम में जो पूरा साल में जो एजीएम होते हैं उसके जो मिनट्स है वो जो मीटिंग होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। वो एजीएम में 15 दिन पहले नोटिस के साथ डिस्ट्रीब्यूट करते और वो पास करते। तो ये लीगली प्रोसीजर बराबर है। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि रेजोल्यूशन पास करते हैं तो आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियरली। हेलो, अभी आ रहा है? इट इज बेटर। हाँ, आपका जो रेजोल्यूशन पास होते हैं उसमें प्रपोज बाय और सेकंड डेट बाय का नाम आता है। अगर सेकंड डेट का नाम नहीं आया तो क्या करना है? अगर सर देखिए, अगर सेकंडर ही नहीं है, कोई भी रेजोल्यूशन प्रपोज होता है और उसको सेकंड करने के लिए कोई नहीं है तो वो वोटिंग के लिए ही नहीं जाएगा, वो उधर ही खत्म हो जाएगा। और मेरा पहला क्वेश्चन था कि रेजोल्यूशन स्पेशल जनरल बॉडी का एजीएम का वो टाइम पे बांटते नहीं, वो जो बांटते हैं वो एजीएम के नोटिस के साथ बांटते हैं। तो ये क्या लीगल है प्रोसीजर? देखिए सर, मैंने सेशन में भी ये चीज बताई कि कोई भी जनरल बॉडी मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग फाइनलाइज करने का एक प्रोसीजर होता है। वो इट इज एप्लीकेबल टू एवरी एजीएम और एसजीएम। तो कोई भी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग हो गया, एजीएम हो गया, तो वो उसी प्रोसेस से फॉलो हो जाने चाहिए। उसका अप्रूवल, उसका फाइनलाइजेशन जो सब्सिक्वेंट एजीएम में है उस तरीके से होगा, वैसा नहीं है। जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड है वो उसी में हो जाना चाहिए। उस तरीके से अगर वो कर रहा है एक ही साथ एजीएम में अगर वो कर रहे हैं तो वो गलत बात है। दूसरी बात ये है म्यूट करिए था। तो अगर आपके यहाँ पे कोई भी
रिजोल्यूशन को अगर आपको चैलेंज करना है तो जैसे हेमंत सर ने बताया, यू कैन चैलेंज डायरेक्टली टू द कोऑपरेटिव कोर्ट अगर कोई भी रिजोल्यूशंस को आपको चैलेंज करना होगा। Okay, our next question is by Mr. Hamid Haji. Mr. Hamid, please. Good evening, sir. Two small questions, sir. One is the one in the agenda meeting. Every time my managing committee writes, meeting decisions in AGM, SGM are binding on all members, including absentees. And दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये है सर कि जो AMCs होता है लाइक लिफ्ट का, वो हर साल AGM में अप्रूव करके लेना होता है क्या सर? तो सर पहला तो क्वेश्चन मैं नहीं समझा क्योंकि आपने स्टेटमेंट ही दिया था वो सर तो, वो उसका रिलेशन उसका ऐसा है सर कि एक हाई कोर्ट का डिसीजन है कि मेजॉरिटी कैन नॉट टेक आर्बिट्री डिसीजंस। सो मैं उस रेफरेंस से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेजॉरिटी कैन नॉट टेक आर्बिट्री डिसीजन, ये तो सही बात है। अगर वो डिसीजन आप किसी को आर्बिट्री लगता है तो वो दैट कैन बी चैलेंज्ड बिफोर द कोऑपरेटिव कोर्ट। अब क्वेश्चन अगर ये है कि क्या वो एब्सेंटीज पे भी बाइंडिंग है, तो यस, द डिसीजन टेकन अगर कोई भी उसमें एब्सेंट हो तो वो उनके लिए भी एप्लीकेबल है। अगर उनको कोई भी ऑब्जेक्शन लेना है, चैलेंज करना है, तो उनके लिए कोर्ट हमेशा ओपन है, दे कैन चैलेंज दे। सर शॉर्ट क्वेश्चन की AMCs जो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल AMCs का जो आपका क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से जो एनुअल बजट होता है तो AMC कैन बी पार्ट ऑफ दैट बजट, वो उसमें होना चाहिए। तो जिसके वजह से आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं, वो जो बजट होता है उसी में हो जाना चाहिए। सर लेकिन अगर वो बजट का ये है वो पे मैनेजिंग कमेटी यही नहीं करती है AGM के अंदर प्रपोज बजट जो है या प्रपोजल बजट का पिछले साल का, तो उसमें फिर तो AMC भी नहीं लेती है, तो फिर वो बाइंडिंग किसमें है सर फिर? तो सर अगर डिसीजन मतलब अप्रूवल की विदाउट द अप्रूवल ऑफ द जनरल बॉडी मीटिंग अगर वो उस तरीके का खर्चा कर रहे हैं जिसके लिए वो ऑथराइज नहीं है कमेटी, तो आप डायरेक्टली उसको चैलेंज कर सकते हो। So it means that कि तो AMC है अगर अप्रूवल नहीं लेती हर साल तो इट कैन बी चैलेंज्ड। Yes. Okay, thank you sir. Thank you sir. Our next question is by Mr. Mahadev Pranik sir. Yeah. Good evening sir. Good evening Advocate Kalyani and Hemant sir. I have महादेव सर आप म्यूट पे चले गए। या मेरा एक ही सवाल है कि AGM के लिए 14 डेज का क्लियर नोटिस देना चाहिए। मान लो कि 1 जुलाई नोटिस का डेट है और सोसाइटी ने 16 जुलाई को मीटिंग बुलाया है 14 क्लियर डेज देके, लेकिन एक्चुअली वो नोटिस मेंबर्स के हाथ में 3 या 4 जुलाई में आती है। आइदर मेल से ईमेल से आएगी या फिजिकल कॉपी 3 या 4 तारीख को आती है, तो ये नोटिस वैलिड समझी जाएगी? देखिए उसमें कौन सी डेट मेंशन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सर्कुलेट किस दिन पे हुई है ये इम्पोर्टेंट है। तो डेट तो कुछ भी डाल के अगर मैं 15 दिन पहले का डेट डाल दूं और 2 दिन पहले नोटिस सर्कुलेट करूं तो वो तो नहीं चलेगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर रजनीकांत सोनी। मिस्टर रजनीकांत सोनी। रजनीकांत सर आप म्यूट पे हो। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है आप। एक का तो मुझे जॉब मिल गया, दूसरा मुझे ये है कि हमारी सोसाइटी में बहुत से फ्लैट खाली है, मीन्स पीपल आर स्टेइंग अब्रॉड और समवेयर एल्स। तो जब भी वो लोग ईमेल से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्वेश्चंस AGM में लिए ही नहीं जाते, तो इज इट लीगल? हेलो, हाँ, मैं देखिए इसका आंसर मैं इस तरीके से दूंगा कि अगर आप चाहते हो कि कोई भी डिस्कशन AGM में हो तो यू हैव टू बी प्रेजेंट देयर। अगर आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हो कमिटी को, तो कमिटी के पास अगर कोई भी एप्लीकेशन आता है, कोई भी लेटर आता है, तो उसको रिप्लाई करने के लिए भी एक स्टिपुलेटेड प्रोसीजर है, द कमिटी हैज टू फॉलो दैट। लेकिन आप AGM के लिए नहीं आ रहे हो और आप चाहते हो कि हम ईमेल करेंगे और वो डिस्कशन हो जाए AGM में, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से कमिटी विल एक्ट। सर, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंबर्स हु आर नॉट स्टेइंग हियर, मींस दे आर स्टेइंग अब्रॉड। फ्लैट्स है, फ्लैट कहां है? लेकिन अगर वो चाहते हैं कि उनके टॉपिक पे डिस्कशन हो तो दे शुड कम इन द जनरल बॉडी में। अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर बर्न फर्न्स, BREN, बर्न फर्न्स।
Brent Ferns. Ma'am, you are on mute. Okay. Hello. Yes, sir. Ours is a market reservation society, and we have a provisional committee since 2022, and we have not yet appointed the proper committee and the office bearers. So, how should one appoint this committee members, take up the elections? तो जो भी आपके सोसाइटी में डिसीजन अभी हो रहे हैं तो वो एक्चुअली सब इरेगुलर है, तो रजिस्टर ऑफिस में आपको अप्रोच करना चाहिए और वहां से आपने जल्दी से जल्दी ऑफिसर अपॉइंट करके इलेक्शन का प्रोग्राम चालू करके ये चीज करनी चाहिए। So we have to write a letter to the registrar office. बस लेटर से काम नहीं बनेगा, वहां पे आप अप्रोच करिए, आपको वहां से असिस्टेंट मिलेगा। Okay, approach the registrar office. Okay, one our more thing, next sir. Where we belong to P North Malad West. So if I can get the address of the registrar office. Madam, that is not the objective of our webinar. You can contact on Google or you can go personally. Okay, Anyway, sir. next question is Thank by you. Geeta Sabnis. Geeta Sabnis. Good evening, sir. My question is AGM कॉल करना ये सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फॉर सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस अगर सेक्रेटरी ने एट 11th आवर अगर जुलाई में रिजाइन कर दिया है 10 जुलाई को, तो एजीएम कैसे कॉल करना है और कौन नोटिस निकालेगा और कौन कंडक्ट करेगा एजीएम? तो और amongst committee members nobody is ready to take responsibility at 11th hour. People are saying कि after AGM we will take secretary post, लेकिन at 11th hour we are not ready to take that responsibility. Nobody is willing to take the responsibility. You have to approach register office, वहाँ से आप ऑफिसर अपॉइंट करके आप कर सकते हैं। Okay sir, thank you. Next question is by Mr. Francis Menezes. Mr. Francis Menezes. Okay, our next question is by Shweta Shah. Shweta Shah. Yes, sir. Good evening, everyone. My question is that Advocate Kalyani mentioned that under 146 there are some offences can be FIR can be registered. So those FIR we have to register directly with the police, or we have to approach the register, inform him, and then get the FIR done. What could be the procedure? डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार से आपको वहां से आप कर सकते हो। अच्छा, so that is the मतलब FIR वहीं रजिस्टर होगी? FIR तो रजिस्टर वहां नहीं होगी, वो अप्रूवल देंगे और फिर पुलिस रजिस्टर। अच्छा, अप्रूवल देंगे। ओके। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट कि अगर जो नोटिस के टाइम पे जो भी एजेंडा दिया गया है अलोंग विद द बैलेंस शीट एंड द ऑडिट रिपोर्ट, अगर उसमें कोई क्वेरीज ऑडिट रिपोर्ट में दी गई है एंड दैट इज नॉट आंसर्ड इन द AGM, so that query remains open till how many years? Because अगर ऐसी कोई क्वेरी आपको है तो यू शुड राइट द कमिटी, आपने क्लैरिफिकेशन लेना चाहिए। क्लैरिफिकेशन आपको नहीं मिला या सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला, और इफ यू थिंक यू हैव एप्रीहेंशन दैट देयर मस्ट बी एनी माल प्रैक्टिसेस, तो अलग अलग प्रोविजंस के अंडर आप अलग अलग अथॉरिटीज को भी अप्रोच कर सकते हो। रजिस्टर ऑफिस के पास कुछ पावर्स है, कोऑपरेटिव कोर्ट के पास भी कुछ पावर्स है। तो किस टाइप का आपका प्रॉब्लम है, किस टाइप का वहाँ पे सिचुएशन, उसके हिसाब से होगा, लेकिन यू हैव टू अप्रोच एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा, so but ऐसा नहीं। Our next question is by sorry. Our next question is by Dr. Vijay. Hello. Sir, good evening. Good evening. Yeah, thanks to the speaker for very clear understanding of the AGM. We are trying to follow the same thing. Two short questions.
One is, as he rightly explained, that the draft minutes has to be prepared by the committee in 3 months, and afterwards final to be circulated. So once we circulate this in the next AGM, actually legally, what is the meaning of confirmation of the previous AGM, which we have already completed after 3 months? Why is it required to again get it approval in the AGM confirmation in the next AGM? तो सर देखिए, अगर इफ यू गो थ्रू द प्रोविजंस ऑफ द एमसीएस एक्ट, तो वहां पे उस तरीके से कंफर्मेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन इट इज डन इन द, जो इस तरीके से प्रैक्टिस है कि पहले वाले जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसको अप्रूवल लेके नेक्स्ट जनरल बॉडी में अप्रूवल लेके आगे बढ़ो, तो इस तरीके से भी प्रैक्टिस। सर बट एज यू राइटली सेड 3 months के बाद में कमिटी का अप्रूवल लेके आई एम सेंडिंग द फाइनल मिनट्स टू ऑल द मेंबर्स, and when we can when we conduct the meeting almost after a year, so what is the meaning of asking again confirmation of that? Somebody can raise unnecessary objections on that. Yes. What is actual legal sanctity? I have not understood. I thought once the 3 months the meeting minutes is over, finally we have given it, so they will not have to say any say in the next AGM, no? They can listen what observations we have recorded. That's why we read it. What is the minutes? We completely read it, all the 3 pages. Yes, that's true. But correct, no, sir? My understanding is correct. Yes. Yeah, thank you. Second short question is, we are almost a 31 years old society. People say that we want to carry out the repairs. So we thought it will be 1 lakh or 2 lakh. They're spending huge 15-20 lakhs and they're spoiling the complete society main structure. Because they'll be removing the huge marbles and huge wall marble. Unnecessary expenditure and unnecessary load is going on. Can we take it to the AGM and then cap that repairs not more than 2 lakhs is allowed by the society? Is it legally tenable thing? Instead of that, you can do what you can do this thing, that you can ask the committee to get it approved every decision in the general body meeting. Correct, sir. But is there any cap we can keep? Because they're spending unnecessarily huge amounts on that. It's an old building. And when a flat gets renovated, they do unnecessarily marble flooring is there, that will be removed. Again, new marble will be done. New wall tiles will be done. It's not only a load. Whenever they are doing, complete structure is getting vibrated. So it creates a lot of obstacles in other flats. किसी का टाइल टूटता है, किसी का फ्रेम टूटता है. So इतना पुराने सोसाइटी में उतना खर्चा क्यों अलाउ करने का? Can we put a cap, or is it going to be restrictive on a fundamental right of a citizen? Yeah, definitely. जैसे हेमंत सर ने और मैंने अभी डिस्कस किया, the general body is supreme. So general body can put a cap to the decisions of the committee. Definitely. Okay, we can take a call on that with the consent of general body. Yes, but it should be passed with the majority. Yeah, appreciated. Yeah, it should be with the majority. One last question, sir, regarding which you explained that paying guests. We have got other people. We are allowing only one question per participant. Please, sir, if time permits, kindly give me. If we have time at the end, we will check it out. Please, thank you. Nice of you. Thank you. Our next question is by Mr. Ashwin Karni. Mr. Ashwin Karni. Hello. Go ahead. एक जो मिनट्स बनते हैं ना, तभी सिग्नेचरी जो रहता है वो किस वक्त करना चाहिए? क्योंकि एमओएम लिखते हैं, उसके बाद मिनट्स लेते, साइन लेते, तो साइन बाद में भी वो लोग घर पे लेते। और दूसरा कि यही जो ऑडिट का जो साइन है, ऑडिट रिपोर्ट का, उसमें सिग्नेचरी समझो कि कमिटी चेंज हो रही है ईयर में, तो सिग्नेचरी कौन करेगा? जो नया कमिटी रहेगा वो करेगा? नहीं, उस टाइम पे जो पोजीशन में है, लेकिन आप जिस तरीके से कमिटी चेंज करने की बात कर रहे हो, उस तरीके से कमिटी चेंज भी नहीं की जा सकती, उसके लिए भी नहीं, कमिटी चेंज नहीं की है, कमिटी चेंज हुई है इलेक्शन की वजह से। तो नहीं, इलेक्शन की वजह से अगर हुई है तो जिस टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपकी कमिटी अगर चेंज हो गई है और अभी ऑडिट का टाइम है, तो ऑब्वियसली जो अभी के जो कमिटी है वही साइन करेंगे अभी की इसके ऊपर। भले अगर उसमें कोई गड़बड़ होगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रीवियस कमेटी वालों की होगी। ओके, इस दिन से इन्होंने ऑफिस होल्ड किया है, वहां से उनकी होगी, उसके पहले की पिछले वालों की होगी। अगर इस कमेटी को अगर उसमें कोई भी गड़बड़ लगता है तो री ऑडिट का वगैरह भी ऑप्शंस अवेलेबल है। और जो एमओएम में जो मेंबर की सिग्नेचर है वो
मिनट्स में मतलब पहला लेनी चाहिए कि बाद में लेनी चाहिए कि कैसा रहेगा? क्योंकि मीटिंग का ऐसा है कि जब आपकी जनरल बॉडी मीटिंग वगैरह होती है तो वो रफ एमओएम वहीं पे हो जानी चाहिए, और जितना हो सके लोगों के वहां पे सिग्नेचर भी आप ले सकते हैं। कोई स्पेसिफिक वो नहीं है कि कितने लोगों के लेने चाहिए, लेकिन जितने ज्यादा हो सके वो लेनी चाहिए, इस तरीके से। और ये ऑडिटर का अश्विन सर ये पूछ रहा, एक मिनट अश्विन सर। हाँ कल्याणी सर, शायद अश्विन साहब ये बोलना चाह रहे हैं कि मीटिंग में लोग आते नहीं हैं और उनका सिग्नेचर बाद में लिया जाता है, ये बता के कि भाई हमने अटेंड किया हुआ है। राइट मिस्टर अश्विन? हाँ बराबर। अच्छा, ये तो गलत है, इस तरीके से नहीं किया जा सकता है। जो वहां पे अटेंड कर रहा है उन्हीं के वहां पे सिग्नेचर होने चाहिए। तो सर क्या कल्याणी सर ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस एफआईआर फाइल कर सकते हैं धोखाधड़ी की? यस डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अश्विनी जी आप पुलिस में एफआईआर कर दो बाकी लोगों के विरोध में। लेकिन रिकॉर्डिंग का प्रोविजन नहीं है ना इसके लिए। हाँ तो भी आप कर दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होने तो अपने आप सब आ जाएंगे। कम से कम अगली बार अगर मैं हूँ और मेरे को पुलिस वाला बुला के बोलता है कि हेमंत भाई आपने तो मीटिंग अटेंड किया नहीं था, आपने आपका सिग्नेचर है वहां पे, तो मुझे अगर खाली इतना ही बुला के पूछेंगे तो क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम अगले मीटिंग में मैं साइन करूंगा? ऐसे नहीं करेंगे बराबर। राइट सर। आपको लगता है कि आप खुद भी करेंगे? नहीं तो एक बार एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप कर दीजिए। मिस्टर सोनी प्लीज कीप योर माइक्रोफोन ऑन म्यूट प्लीज। और ऑडिटर जो अपॉइंट करने का उसका चार्जेस रहता है? सर आपका एक क्वेश्चन हो गया, आप लास्ट में पूछिएगा आपका अगर कोई क्वेश्चन बचा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर मुकेश गर्ग। मिस्टर मुकेश गर्ग, सर आपका माइक्रोफोन अनम्यूट करिए गर्ग साहब। Hello. Are you hear me? Yes, please go ahead. Secretary, chairman can proposer or seconded in the same only on one resolution. मतलब secretary और chairman क्या resolution में अपने seconded और propose कर सकते हैं किसी आइटम को, या कमेटी मेंबर? मेरे हिसाब से चेयरमैन ने नहीं करना चाहिए, बाकी लोग कर सकते हैं। Okay. Okay, next question is by Mr. Samir Kapadia. Mr. Samir Kapadia. Hello, can you hear me now? Yes, please go ahead. सर ये पूछना था, क्या एजीएम का नोटिस आता है उसमें लिखा होता है कि एनी क्वेरीज है बिफोर 7 days बिफोर मीटिंग आप दे दीजिए। अब क्वेरीज दे दिया है, अब उस क्वेरीज को या आंसर देते नहीं उन लोग एजीएम तक, या अगर आंसर दे भी दिए तो एजीएम में वो क्वेरीज को सॉल्व नहीं करते, पास कर डालते। तो क्या करना चाहिए उसमें? तो अगर वहां से आपको नहीं हो रहा है, आपको जो रेजोल्यूशन चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो आपने कमिटी को लेटर लिखना चाहिए। कमिटी हैज टू उसका जो भी है उसका कॉग्निजेंस लेके उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर उस तरीके से काम नहीं होता है तो आपको अलग अलग प्रोविजंस के अंडर आप अलग अलग कोर्ट में जा सकते हो। कोऑपरेटिव कोर्ट है, रजिस्टर ऑफिस है, even you can go approach the consumer court as well, being the society is a service provider, तो आप कंज्यूमर कोर्ट भी अप्रोच कर सकते हो। तो मतलब अगर इन्होंने क्वेरीज आंसर नहीं दिया तो, और आंसर ऐसा भी होता है कि उसमें क्वेरीज में मांगते हैं कि हमको मीटिंग के पहले कुछ वाउचर्स चेक करना है, तो इन्होंने देते नहीं चेक करने के लिए। तो सर मैंने जैसे बोला अलग अलग प्रोविजन है, जैसे डॉक्यूमेंट्स चेक करना, इंस्पेक्शन करना, उसकी कॉपी लेना, तो ये एनसीएक्स के 154B8 के अंडर प्रोविजन के अंडर आता है। अगर मीटिंग के बाद ही होगा सर, मीटिंग के बाद ही कर सकेंगे, नॉट बिफोर मीटिंग। सर देखिए ये एप्लीकेशन आप कभी भी दे सकते हो, मीटिंग के पहले भी आप वो पूरा इंस्पेक्शन कर सकते हो। बस देते नहीं सर सोसाइटी वाले चेक करने के लिए। मिस्टर समीर, वी आर नॉट आर्ग्यूइंग ओवर हियर। अच्छा, we are not going to argue at all. Our next question is by Mr. Nilesh Purohit. Can I ask one more question, sir? Only one small question. In the last में. Mr. Am I audible? Yes, please go ahead. Okay. मुझे ये पूछना था कि क्या AGM में ऐसा प्रपोजल पास हो सकता है जिसमें मेंबर्स के ऊपर AGM
ना अटेंड करने के लिए पेनल्टी लगाई जाए, लेट्स से लाइक 100 रुपीज 200 और वट एवर, ऐसा लगाने का प्रावधान है क्या? एंड इफ नॉट, ऐसा अगर ये नहीं है तो किस चीज कौन से बायलॉ के अंडर ऐसे कमिटी को प्रोसिक्यूट किया जाए, क्या किया जाए बेसिकली? देखिए सर, ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन लगता है आपको कि इलीगली पास हो रहा है तो आप कोऑपरेटिव कोर्ट अप्रोच कर सकते हो वो सेट असाइड करने के लिए। ओके, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बोलिए नीलेश जी। बट इज देयर अ प्रोविजन टू पास दिस सच लॉ? दैट इज व्हाट ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि ये इस तरीके से चार्जेस लेने चाहिए। नीलेश जी, आप ऐसा प्रश्न क्यों पूछ, आपके सोसाइटी में ऐसा हुआ है क्या? मेरे सिंस आई एम अ ऑडिटर, आई एम अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑडिटर, I get to know these complaints very frequently from many of the societies. So that's the reason I am asking. नीलेश जी, आपको ऐसा लगता है कि अगर ऐसा वाला कानून बनाया सोसाइटी में, जस्ट एक छोटा सा डिस्कशन है आपके साथ में कि ऐसा कोई कानून बनाया तो वो मेंबर के ऊपर क्या असर होता होगा? वो जबरदस्ती डर के मारे आएगा ही आएगा नीचे, या उससे जबरदस्ती वो 100 रुपया या 500 रुपया लिया जाएगा? ऐसा लगता है आपको? क्या विचार है आपका नीलेश जी? मीन्स अभी जैसे मुझे कोई बोलता है कि मीटिंग में नहीं आए ना तो 100 रुपए का पेनल्टी लगेगा, ऐसे उंगली हिला के बुलाया जाएगा, तो मुझे डर लगेगा तो मैं नीचे चला जाऊंगा मीटिंग के लिए। मतलब 100 रुपया बोल रहा हूँ, कोई 1 लाख, अगर 100 बोल सकता है तो कोई 1 लाख भी बोल सकता है। 1 लाख बोल सकता है तो ये भी बोल सकता है कि अगर हम मीटिंग में नहीं आओगे तो आपका फ्लैट जब्त कर देंगे, आपका मेंबरशिप जब्त कर देंगे, है ना। खाली 100 रुपए का तो एक आपने को उदाहरण दिया, लेकिन अगर 100 रुपए का ऐसा वाला गैर कानूनी बातचीत अगर आप कर सकते हो जनरल बॉडी में सबके सामने, तो आप ये भी बोल सकते हो आपका मेंबरशिप कैंसिल, तुम्हारो फ्लैट जब्त। व्हाट डू यू से मिस्टर नीलेश, इज इट पॉसिबल दिस वे ऑल्सो? अगर 100 रुपए की बात है तो आप इस पे हाँ या ना बोलिए मुझे। नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये गैर कानूनी है, पर बहुत सारे सोसाइटीज ये बहुत आसानी से कर देते हैं पास, ऐसा देखा गया। अच्छा चलो, अगर मेरे को ये बोला जाता है कि हेमंत भाई मीटिंग में आओ नहीं तो ऐसा कर देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको एक आपको डराने वाला काम बोलते हैं, धमकी देने वाला काम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपको क्या लगता है? बेसिकली टू प्रेशराइज पीपल टू अटेंड मीटिंग। अगर ऐसा है, मुझे अगर प्रेशराइज कर रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, या धमका रहे हैं, या ये बोल रहे हैं कि 100 रुपया वसूली करेंगे आपसे इस काम के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए मैं ये बोलूँगा नीलेश जी, पुलिस स्टेशन में जाओ और FIR करो। दिस गाय वाज इंटिमिडेटिंग मी, धमका रहा था मुझे, थ्रेटन कर रहा था, एक्सटॉर्शन मेरे से एक्सटॉर्शन कर रहा था वगैरह वगैरह। तो ये आप कर सकते हो, क्या हमारे पास उतनी मानसिक और शारीरिक ताकत है या नहीं है, जो मुझे लगता है कि 99% सोसाइटी मेंबरों में नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है अपन रह रहे आराम से, मतलब हमारा वेबिनार करने का मकसद क्या हो रहा है, अभी वहां की तरफ हम मुड़ते थोड़ा सा कि भाई जानकारी लो, थोड़ा सा हिम्मत जुटाओ और सोसाइटी को कामयाबी से चलाने में मदद करो। और अगर मदद नहीं कर सकते हो तो मैनेजिंग कमेटी एंड अदर सोसाइटी मेंबर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कानूनी तरीके से ये बताओ कि भाई ये काम कर रहा है, नहीं तो इसके अंदर पुलिस की कार्रवाई भी होती है, कंज्यूमर कोर्ट की कार्रवाई भी होती है, और भी कई कोर्टों की कार्रवाई होती है। मैं अभी यहाँ पे नहीं बताना चाहूंगा लेकिन संभावना तो बहुत ढेर सारी चीजें हैं। कल्याणी साहब, आपके 2 शब्द इसके ऊपर। नहीं सर, जो जिस तरीके से आपने बोला एकदम सही है। मतलब कुछ भी सोच लिया, कोई भी रेजोल्यूशन हम लोग पास करेंगे डरा धमका के ये चीज करवा लेंगे, तो इस हिसाब से नहीं होगा।
जैसे आपने बोला कि अगर कोई बंदा बोलेगा 1 लाख कोई जब्त फ्लैट कर देगा, तो इस तरीके से वो नहीं होगा। और डेफिनेटली अगर ऐसा कोई कर रहा है, मनमानी तरीके से कर रहा है, तो थोड़ी सी हिम्मत जुटा के आपको बहुत ज्यादा करना है ऐसा नहीं है। हमें एक्चुअली जितना करना होता है उससे ज्यादा वो डर होता है कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो जब तक आप ये नहीं करोगे, जब तक आपके पास वो अवेयरनेस नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। अवेयरनेस होने के साथ साथ, जैसे हेमंत सर ने बोला कि हिम्मत भी चाहिए होगी, तो वो जुटा के आपने कोई भी अगर इलीगल काम हो रहा है, किसी भी तरीके से आपको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, तो डेफिनेटली आपने इसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। और अलग अलग प्रोविजन से अलग अलग तरीके हैं जिससे आप ये चीज कर सकते हो। थैंक यू सो मच। उदाहरण के तौर पे नीलेश जी, ऐसा है कि आपका बोला फ्लैट जब्त कर लेते हैं, उसको बोला आजा भैया फ्लैट जब्त कर ले, नहीं आता हूँ मीटिंग में, तो क्या आपको लगता है कि वो आके आपका फ्लैट जब्त करेगा? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बोरीवली कोर्ट में एक सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी के ऊपर 6 लोग थे, उनके ऊपर प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट कर दिया गया। वो चल रहा है, अभी तक चल रहा है मामला, 6-7 साल हो गए। अब वो जो 6-7 लोग थे, वो अब दोबारा मैनेजिंग कमेटी में आने का सपना भी नहीं देखते। उनको ऐसा एहसास हो गया कि भाई अब तो ये गलत काम में तो हम लोग तो फंस गए, लेकिन दोबारा मैं मैनेजिंग कमिटी में नहीं आऊंगा। क्या बोलते हैं, कशाला भानगडत पडायचं, क्यों झंझट में पड़ने का, अपना खाओ पियो मजा करो घर पे, क्यों तकलीफ सहने का लोगों का, यू नो। तो समवेयर आपका भी कर्तव्य, हमारा भी कर्तव्य है कि हम सोसाइटी में थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है सर, ज्यादा नहीं है। आपको फिर भी तकलीफ लग रही है तो पुलिस कंट्रोल रूम में 100 नंबर पे घुमा दो कॉल, बोला ऐसा ऐसा चल रहा है, और सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करना है कि आप आके सिर्फ इसमें इन्वेस्टिगेट करो। एक कॉल आता है, सेक्रेटरी उठाता है फोन, या सेक्रेटरी के पास आता है या उसको बुलाया जाता है और पूछता है पुलिस वाला कि भाई ये आपके खिलाफ कंप्लेंट आया हुआ है, क्या करना है आपको, आपका स्टेटमेंट लिखा दो। इतना ही बहुत है, नेक्स्ट टाइम वो करेगा ही नहीं दोबारा इस तरह की बेतुके या गैर कानूनी रेजोल्यूशंस वगैरह। एनीवे, थैंक यू मिस्टर नीलेश फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी फॉर डिबेटिंग ऑन दिस थिंग। Mr. Raju Nayak, your question, please. Mr. Raju Nayak. हेलो हेलो, हाँ सर, गो अहेड। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। ये एसजीएम एंड एजीएम के जो मिनट्स होते हैं वो किसी ने प्रपोज नहीं किए या सेकेंडेड नहीं किए, तो उसको लीगल वेटेज क्या है? कैसा है कि कोई भी रेजोल्यूशन अगर कोई प्रपोज ही नहीं करेगा तो वो वोटिंग, उसकी सेकंड नहीं होगा तो वोटिंग के लिए आएगा ही नहीं। तो इस हिसाब जो जिस तरीके से वो अपना काम भी चल जाए, अगर आप इस तरीके से रेजोल्यूशन अगर कोई सोसाइटी में पास हो रहा है तो इधर हो सकता है कि वो एमओएम में गलत लिखा हो, या फिर जो कमिटी है वो अपना अपना बस बोल रही है एक साइड से और अपना अपना काम कर रही है। तो इस हिसाब से नहीं होना चाहिए। हर एक का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर किसी को कुछ डिस्कशन करना है वो भी होना चाहिए। सर लीगल एक्ट या तो जीआर या कोई रेफरेंस है लीगल डॉक्यूमेंट्स जो मतलब इसके लिए? मतलब प्रपोजर और सेकेंडर ये होना ही चाहिए, ऐसे तो नहीं। अगर नहीं है तो इसके लिए क्या एक्शन है इसका? मेरे नॉलेज में तो इस तरीके से नहीं है, ये एज अ प्रैक्टिस हम लोग ये होना चाहिए ऐसा, जितना मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज इस हिसाब से। अगर ये दोनों नहीं है तो ये वो जो मिनट्स पास करते हैं वो आइडिया, राइट? हाँ, यू कैन चैलेंज दैट। अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से पास हुए, कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं किया है, तो कोर्ट विल एग्जामिन ऑल द फैक्ट्स एंड फैक्चुअल मैट्रिक्स के हिसाब से उसके ऊपर डिसीजन आएगा। ओके, थैंक यू। Okay, our next question is by Mr. Francis. Mr. Francis? Yes. Yes, sir. Are you there, Mr. Francis? You want to ask something? Please switch on your video and ask, please. Yeah. Regarding rectification, in the audit report, there is a rectification. Usually this MC every year, we known घेतलेला आहे, and every year they say known. The example, cash withdrawal from the bank is more than 20,000 rupees.
cash in hand. So whenever the audit report in rectification is said, so every year नोंद घेतलेली आहे. This type of MC put it in the record. So how to come overall? Rectification is not done only, but the statement is saying नोंद घेतलेली आहे. And the report goes to register. Every year same thing, sir. ठीक है, Mr. Francis Kalyani sir will answer you. Please keep your microphone on mute. Yes, मैं आपका सर क्वेश्चन समझ गया. अगर आपको देखिए इस तरीके से अगर जो प्रोविजन से उसका अगर वायलेशन होता है तो तभी ऑडिट रिपोर्ट में उसका रिमार्क आता है. तो अगर आप उसका बस वो रेक्टिफिकेशन कमेटी कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत, वो सही बात है, वो गलत ही कर रहे हैं. लेकिन जब तक अनलेस एंड अनटिल यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट दैट, अगर आप किसी भी अथॉरिटी को अप्रोच करके कंप्लेंट करके उसका रेजोल्यूशन तक नहीं जाते हो, ये वैसे की वैसे चलता रहेगा. और कोई भी अथॉरिटी, कोई भी कोर्ट आपको खुद से आके नहीं बोलेगा कि अरे भाई ये गलत हो रहा है तुम्हारे साथ और मैं आपको रिलीफ दूंगा. यू हैव टू अप्रोच द कोर्ट, यू हैव टू अप्रोच द अथॉरिटी और उसके हिसाब से आपको रिलीफ वहां से लेना पड़ेगा. Okay, our next question is by Mr. Jaydeep. Mr. Jaydeep, your question, please. Yes, good evening. About this proposer secondary rule, can the same proposer and seconder be there for all the resolutions in an AGM? Or is it compulsory to have different? Or I understand chairman cannot be proposer, but can secretary by proposer and treasurer be the seconder for all resolutions? नहीं तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होगा कि और कोई किसी का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं और चेयरमैन वो सेक्रेटरी और ट्रेजरर ही पूरी सोसाइटी चला रहे हैं. करेक्ट, दैट्स द होल प्रॉब्लम. सो अदरवाइज क्या होता है, क्रिएटिव पर्पसेस के लिए कुछ नाम डाले जाते हैं, बट द एक्चुअल प्रैक्टिस दैट्स व्हाट हैपेंस, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग. एंड देयर इज अ डिबेट, एवरीथिंग इज देयर, वीडियो रिकॉर्डिंग इज देयर, बट फॉर एवरी रेजोल्यूशन द सेम प्रपोजर एंड द सेम सेकंडर. अगर किसी और को प्रपोज करने के लिए अगर रेजोल्यूशन नहीं है और अगर वही प्रपोज कर तो आप यू हैव टू कम अप विद अदर प्रपोजल्स. आप रेजोल्यूशन प्रपोज करो, वोटिंग के लिए लेके आओ. अगर नहीं है तो चलता है ना, मगर if there are 6 resolutions to be passed and all of them are same, there is nothing technically wrong in it and it is practical. I mean, there's nobody else just says yes, there's debate and all that, and the whole thing is video recorded properly, everything. So it is possible. देखिए आपको ये समझना है कि वहां पे मीटिंग में जो भी होता है वो वैसे के वैसे मिनट्स ऑफ मीटिंग में आना चाहिए. अगर वैसे ही हो रहा है तो उसमें अगर कुछ चेंज मत करोगे, भले ही सेक्रेटरी ने किया लेकिन आप वहां पे अलग से नेम डालो, ऐसा मत करो. जो हो रहा है that should be come in the minutes of meeting. Yeah, we are all recording also that somebody said contrary, somebody said, then we held a voting, all that we are recording, but it is possible to have same proposal secondary. Thank you. So it is the question, Mr. Jaydeep, a prudent chairman who conducts a meeting as the president of the meeting. Correct. It is his prudent duty to ensure that participation of all the attendee members should be there. Correct. So it is his discretion to say to somebody else कि सुनील भाई आप प्रपोज कर चुके हो और किसी को अपॉर्चुनिटी दो. इट इज नॉट ए कार्टेल कि आप खाली 2 ही जन प्रपोज करोगे और अगर ये प्रपोजर सेकेंडर आपको लगता है कि गलत है या वीडियो रिकॉर्डिंग में और किसी को मौका नहीं दिया जा रहा है, then that resolution can definitely be challenged in the cooperative court also. Also somebody asked कि प्रपोजर नहीं है, सेकेंडर नहीं है, तो रेजोल्यूशन का क्या होता है? एक एजेंडा है तो एजेंडा को किसी ना किसी को तो प्रपोज करना है, सेकेंड करना ही करना है. इन ए कोर्ट द प्रपोजर and the seconder are the primary witnesses to that particular thing. क्रिमिनल कोर्ट में ले लो या सिविल कोर्ट में ले लो या कोऑपरेटिव कोर्ट में ले लो. अगर वो विटनेस नहीं है उस प्रपोजर का तो द एंटायर 100 GB persons cannot be witnesses over there. They are only attendees. Okay. So that is the reason we say कि somebody has to propose it because he becomes a witness to that issue. The seconder becomes another witness to that issue. Then
you might have passed with objections. 2-4 लोगों ने objections किया तो उनका भी नाम लिखो। और ऐसा लगता है कि कोई ऑब्जेक्टर है ही नहीं, तो आप क्या लिखते हो टिपिकली? व्हाट इज दैट वर्ड? यूनानिमस। इट हैज बीन अगर यूनानिमसली लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को किसी ने ऑब्जेक्ट किया नहीं है। और अगर किसी ने ऑब्जेक्ट किया है तो प्रपोजर और सेकेंडर के बाद में आपको ये लिखना है पास्ड विथ ऑब्जेक्शंस फ्रॉम सो एंड सो। दैट ऑब्जेक्टर पीपल हैव टू बी इन माइनॉरिटी, दैट मींस दे शुड नॉट सरपास द सिंपल मेजोरिटी। 100 लोगों ने अटेंड किया, 51 लोगों का सिंपल मेजोरिटी में रेजोल्यूशन पास हो गया। 10 लोगों ने ऑब्जेक्ट किया तो 10 लोगों का लिखना है, क्योंकि डिस्प्यूट के टाइम पे, कोर्ट के डिस्प्यूट के टाइम पे, उस क्रिमिनल कोर्ट ले लो या सिविल कोर्ट ले लो, ये वहीं पे ऐसे लोगों का काम आता है। और अगर आपने नहीं लिया हुआ है ना, जैसे आपने बोला कि भाई चलो स्ट्रक्चरल ऑडिट का हम नहीं पास करते, सब 51 लोगों ने बोला हम कोई खर्चा नहीं करना, पास नहीं करते, प्रोसिक्यूशन होगा तो सभी के ऊपर होगा। रिमेंबर दैट अटेंडिंग मेंबर्स हैं उस दिन के, बिकॉज दे आर ऑल पार्ट ऑफ द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू डिमोलिश योर बिल्डिंग। क्योंकि अगल बगल में लोग भी आते जाते हैं ना, दूध वाला आ रहा है, किराने वाला आ रहा है, पासर भाई आ रहा है, गाड़ी जा रही है, पब्लिक जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दे विल बी ऑल हेल्ड। इट कैन बी ट्विस्टेड दैट वे कि आपने बोला अच्छा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट नहीं करना है, बिल्डिंग अगले दिन गिर गई, लेकिन रेजोल्यूशन की कॉपी डीआर साहब के पास जमा हो गई। उस डीआर की कॉपी में अगर आपने ये लिखा कि भाई ये 10 जन ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ दे विल बी एब्सॉल्व्ड, उनको माफ कर दिया जाएगा, प्रोसिक्यूशन होगा, लेकिन उनके पर सजा नहीं होगी। तो दिस आर द रूल्स विच वी नीड टू फॉलो इंट्रिगेटली। हिडन क्राइटेरियाज अवेलेबल हैं। और अगर आप ये बोलोगे कि प्रपोजर और सेकेंडर का कहाँ पे वर्णन किया हुआ है, पर से ऐसा वर्णन नहीं किया हुआ है, लेकिन कुछ टेढ़े मेढ़े शब्दों में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, उसमें आप चेक करोगे तो शायद उसमें मिल जाएगा। जनरल क्लॉजेस एक्ट है, शायद उसमें मिल जाएगा। So there are things which need to be done up. It can be done up by your resident lawyer, your local lawyer. Anyway, thank you, Mr. J. for joining. Sir, one related to this question, with your permission, sir. We'll take up your question in the last. अभी हमारे पास एक यूनिक क्वेश्चन बाकी, मिस्टर परेश शाह। मिस्टर परेश शाह। Good evening, sir. Good evening, Hemant sir. Good evening, Kalyani sir. Thank you for giving me opportunity. Sir, in the AGM, it has been decided to form a grievance committee. That's number one, as soon as possible. Number two, the binding of the grievance committee chairman or the committee will be binding on the managing committee as well as the member who has the grievances. So that portion of the second portion of the resolution has been deleted. And as on date, the grievance committee has also not been formed. This is since last 1 year. So I don't understand your question. Okay. In the परेश साहब रुकिए। Sorry sir. कल्याणी साहब, ऐसा है कि वो बोल रहे हैं कि जीबी में ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ, मतलब डिसाइड हुआ, लेकिन गठन नहीं हुआ, फॉर्मेशन नहीं हुई। तो ये कौन सा वायोलेशन है और क्या करना चाहिए इसके ऊपर? तो देखिए, अगर कोई भी डिसीजन आपका जनरल बॉडी मीटिंग में हो रहा है तो उसका डेफिनेटली उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए। और अगर वो करने में अगर कमिटी के साइड से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो या करना नहीं चाहते या फिर उसमें टांग अड़ा रहा है, तो डेफिनेटली आपने उसके अगेंस्ट भी एज अ मेंबर आप एक्शन भी ले सकते हो उसके एग्जीक्यूशन के लिए, रेजोल्यूशन के एग्जीक्यूशन के लिए। So that's almost a 1 year and that's not being formed. And तभी जो मिनट्स आई थी उसके अंदर में जो सेकंड पोर्शन है कि wherein the decision of the grievance committee will be binding on managing committee as well as the member, वो पार्ट तो निकल ही गया है. That is a part of the resolution, but in the minutes that portion has been deleted. No, according to me, the decision taken by the grievance committee will not be binding on the managing committee. That's the first thing. But the second thing is, if there is any resolution which is being passed in the meeting and then it is being removed from the minutes of meeting, that's also the wrong thing. और आपको, if you wish to get the resolution executed, then I think you can approach the cooperative court as well or consumer court as well.
for the execution of that particular resolution. Not the deputy. Additionally, sir, ऐसा है शाह साहब, yes sir, कि managing committee is your soul, SOLE, soul in capital and bold, is the sole administrative and governing body of the society. That's right. क्योंकि आपने इलेक्ट किया हुआ है. That's right. आपकी ग्रीवेंस कमेटी को इलेक्ट नहीं किया, वो जनरल बॉडी के अथॉरिटी में है. ग्रीवेंस कमेटी का अथॉरिटी जो है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड टू ओनली एज एन एडवाइजरी कमेटी. बाबा कुछ तकलीफ है क्या, चलो ग्रीवेंस कमेटी के पास में जाएंगे, वो छोटा मोटा सॉल्व करके देगा करके. लेकिन आप ये बोलेंगे कि वो गवर्निंग अथॉरिटी का पावर को हम हड़प के मैं मैनेजिंग कमेटी का पावर एक्सरसाइज करूंगा, इज इट पॉसिबल? जैसे उदाहरण के तौर पे आप घर के मालिक हो, किचन में आपके सर्वेंट काम करता है, उसको अथॉरिटी दे दिया हुआ है कि भाई ये सारा कुछ करना मेरे पीछे से. वो बोलता है चलो मैं फ्लैट भी भेज देता हूँ क्योंकि मेरे को तो अथॉरिटी मिल गया है. चलेगा क्या सर आपको? मुझे नहीं चलेगा सर. Exactly. तो लिमिटेड पर्पस ही अथॉरिटी दिया जा सकता है किसी को भी. एनीवे, थैंक यू सर. लेकिन ये रेजोल्यूशन कमेटी ने ही फॉर्मेशन करवाया है. आप ऐसा करिए, ये रेजोल्यूशन की कॉपी लेके डीआर साहब के पास में चले जाइए, एक अर्जी मूव करिए जी 154(b)(23) के अंदर में. उनको बोलिए कि भाई ये फॉर्म किया था, इनको डायरेक्ट करो कि इसको इन्फोर्स करो. ओके. डीआर साहब को बोलो कि इनको डायरेक्ट करो. 123 में 154(b)(23) के अंदर में ये प्रोविजन है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं सोसाइटी को. ऑलराइट सर. वो सोसाइटी को डायरेक्ट करेगा कि ग्रीवेंस कमेटी फॉर्म करो, वो फॉर्म करेगा. नहीं फॉर्म करेगा तो 154(b)(27) में ये प्रोविजन है. और अगर सोसाइटी ने नहीं ओबे किया तो 123 में 154(b)(23) में कमेटी को 5 साल के लिए बर्खास्त करने का भी प्रोविजन है. इनडायरेक्ट तरीके से आप ये कर सकते हैं. जी सर. आपके बाकी अपने दोस्तों के लिए एक चीज और भी बता दूं. जी सर. टेक्निकल चीजें हैं. लोग कहते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी या प्रॉक्सी नहीं अटेंड कर सकता है, लेकिन मेरे को तो करवाना है मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी को अटेंड. पावर ऑफ अटॉर्नी तो एक सेंट्रल एक्ट है, खाली महाराष्ट्र में एप्लीकेबल नहीं है, सबकी जगह एप्लीकेबल है. और वो पावर ऑफ अटॉर्नी इज बाइंडिंग और ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी. कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का मतलब है गवर्नमेंट सर्वेंट्स. तो अगर मैं बोलता हूं कि देखो भाई मैं तो दुबई में बैठा हूं, लेकिन मेरा एक दोस्त को मैं पावर ऑफ अटॉर्नी देता हूं मीटिंग अटेंड करने के लिए, मैं सोसाइटी में जाता हूं, ये मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी, मैं अटेंड करता हूं. सेक्रेटरी बोलता है नहीं नहीं नहीं, हमारा तो वो बायलॉ में लिखा है कि प्रॉक्सी वगैरह को अलाउड नहीं है. अब आपको क्या करना है, एक अर्जी लेके डीआर के पास में जाना है. अर्जी किस में होएगा, यही 154(b)(27) में, कि भाई मैं पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर हूँ, मैनेजिंग कमेटी को डायरेक्ट करा जाए, मेरा इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड होना चाहिए मेरे पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटर को, तो मेरे को अलाउ करो. भले आप मेरे को वोटिंग को मत अलाउ करो, लेकिन मेरे को अटेंड करने को अलाउ करो. डीआर इज बाउंड टू इश्यू दैट लेटर टू द सोसाइटी. जैसे मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, जैसे मैंने बताया पावर ऑफ अटॉर्नी एक सेंट्रल एक्ट है, तो डीआर ये मना नहीं कर सकता है. अब रिमेंबर दैट कि जो प्रॉक्सी अटेंडेंस का जो कंपोनेंट है वो सिर्फ और सिर्फ बायलॉ में लिखा हुआ है, एक्ट एमसीएस एक्ट में, और वो रूल्स में नहीं लिखा हुआ है. और जो डीआर फॉलो करेगा वो एक्ट और रूल्स को फॉलो करेगा, और बायलॉस को बोलेगा कि चना सिंह के लिए वापरो, चना सिंह लपेटने के लिए वापरो, उसको कोई मतलब नहीं है. तो अगर डीआर ने लेटर दे दिया सेक्रेटरी को कि प्लीज अलाउ Mr. Anil Sharma to attend the general body meeting for limited purposes, I am giving you direction, then the society is bound to allow him to attend the GB meetings for limited purposes. And if the society refuses, then that POA holder can make an application to the DR under section 154(b)(23) कि भाई आपका डायरेक्शन को इन्होंने अवमानना किया, रिफ्यूज किया, रिजेक्ट किया, डिसओबे किया, इसके लिए वो 23 में प्रोविजन है हकला तेरा. हाँ,
हकलुम दिला मीन्स डिबारी बोलते हैं, मराठी में हकलुम दिला बोलते हैं. सर समझ लो उसमें. Okay. Our last question is by Mr. Hamid Haju. He wanted to say something. Appreciate it, sir. Appreciate it. Mr. Hamid Haju. Thank you so much, sir. One thing, sir, that one clarification इसके ऊपर था. तो anyway, that वो तो ठीक है clarification. मैं एक और question sir ऐसा है कि auditor has to be appointed in the AGM. मेरे साथ क्या हुआ था सर, 2 साल पहले इन लोगों ने AGM में अपॉइंट नहीं किया. So they took an SGM and they called in the May month, next May में उन्होंने कॉल किया. तो मैंने तो लेटर सब रेडी रखा था सर कि मुझे पता था ये गेम ये लोग खेलेंगे करके. तो मैंने लेटर रेडी रखा था. जैसे उन्होंने एजेंडा नोटिस भेजा, मैंने मैनेजिंग कमेटी को बोला यू आर डिफॉल्टिंग, यू कैन नॉट अपॉइंट एन ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन द SGM. और वही लेटर ले जा करके SGM के पहले मैंने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को भी दे दिया. लेकिन उन लोगों ने नहीं माना सर, और SGM कंडक्ट हुई. SGM कंडक्ट होने के बाद में वो अपॉइंटमेंट हुआ, मैंने उसको अपोज किया उस रेजोल्यूशन को. तो वो तो बात सर एक बात है. उसके साथ में आपने सर कहा कि अगर रेजोल्यूशन अपोज कोई करता एक आदमी भी, तो फिर उसका प्रपोजर और सेकेंडर होना चाहिए. तो मैंने जब अपोज किया तो उसका भी कोई प्रपोजर सेकेंडर नहीं था. तो ये एक थोड़ा क्लेरिफिकेशन आप कीजिए. और उसको आगे चल के मैं ऐसा ये करता हूँ कि सर मैंने फिर उसको फाइट किया डेप्यूटी रजिस्ट्रार तक. तो इन लोगों ने क्या किया, DDR के पास गए और DDR के पास से ऑर्डर लेके आया कि भाई मैनेजिंग कमेटी फेल हुई है, इसके लिए आई एम यूजिंग माय पावर टू अपॉइंट एन ऑडिटर. और लेकिन उसने लिखा है कि उसने वो मैनेजिंग कमेटी फेल हुई है करके. लेकिन सर ऐसा है कि अभी उसने ये नहीं लिखा कि दे हैव फेल्ड इन देयर ड्यूटी सो दे शुड बी पनिश्ड. तो लेकिन फिर वापस सर मैं ये पॉइंट लेकर के वापस डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास हियरिंग को गया. तो कि भाई डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने, अब DDR ने खुद लिखा है कि दे हैव फेल्ड इन देयर ड्यूटीज. सो आपको अब ये बताना है कि भाई अगर इफ दे हैव फेल्ड इन देयर ड्यूटीज सो हु शुड बी पनिशेबल एंड व्हाई शुड नॉट दे बी पनिश्ड. तो अभी सर उसका हियरिंग हुआ, सब कुछ हुआ सब, लेकिन सर अभी उसका वो आउटकम नहीं आ रहा है सर. तो ऐसी सिचुएशन में मतलब एक कॉमन आदमी जैसे आपसे सीख कर हमारे में तो इतनी हिम्मत आ गई सर, तो हम आगे और क्या करें सर? देखिए, अगर वहां पे हियरिंग हुई और ऑर्डर ही नहीं आया है, ऐसा है तो आप राइट टू सर्विसेज एक्ट के अंडर भी वो जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार है उनके अगेंस्ट भी आप केस कर सकते हो. अगर वो ऑर्डर आता है और वो आपको सही नहीं लगता है तो देयर आर प्रोविजंस, आप उसके रिव्यू या अपील में भी जा सकते हो. ठीक है सर, लेकिन वो तो बात आपकी सही है, मान लिया सर. जैसे अभी हेमंत सर बोलते हैं कि थोड़ी हिम्मत दिखाइए, तो हेमंत सर के वीडियोस देखने के बाद, ये डिस्कशन देखने के बाद तो हमारे हिम्मत आती है सर. लेकिन एक कॉमन आदमी, जब अथॉरिटी जो जुडिशियल अथॉरिटी वहां बैठा हुआ है वही अपना काम अगर ईमानदारी से नहीं करता है तो सर फिर एक कॉमन, तो उसको भी कहीं पनिशमेंट होनी चाहिए ना सर. तो सर मैंने अभी जो एक्ट का नाम बताया, राइट टू सर्विसेज एक्ट, तो उसी के अंडर अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम अगर नहीं करता है तो उनके अगेंस्ट भी आप केस कर सकते हो. उनको भी अलग अलग टाइप के पनिशमेंट वहां पे है. तो आप जैसे जैसे आप अपर अथॉरिटी के वहां पे अपील करने के लिए जाओगे तो वहां पे भी पनिशमेंट की प्रोविजंस है. और ये डेफिनेटली आपने ये करने चाहिए. अगर इस तरीके से आपको आप इशू फेस कर रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन ऑप्ट दैट ऑप्शन. Okay, thank you everybody, thank you all friends, and thank you Advocate Chinmay Kalyani Saab for sharing your knowledge and experiences, and repeatedly thank you for accepting my request once again to come and lecture at our webinar. We are really grateful for that. Thank you. Thank you so much for the opportunity, sir. I am very glad to have a discussion with you all. बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे आपसे भी कुछ बहुत सी चीजें सीखने के लिए मिल जाती है. और एक चीज मैं बहुत आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लोगों के डिस्कशन के टाइम पे भी आपके बारे में जो चीजें मिलती है उसे ये पता चलता है कि आप जो काम कर रहे हो बहुत लोगों तक पहुंच रहा है. और इस अवेयरनेस की वजह से लोग अपना अच्छी तरीके से जो राइट है वो सिक्योर कर पाएंगे. बिल्कुल सर. कल्याणी सर, आपने कहा कि अग्रवाल सर हमारे लिए मतलब बहुत मतलब एक हमारे लिए मोटिवेट करते हैं सर, उसमें तो कोई दो राय नहीं है सर. डेफिनेटली कल्याणी सर, ऐसा है कि वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर. मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मैं ही विद्वान हूँ या आप ही विद्वान हूँ. हमरा को ये सोचना हमारी बुद्धिमानी नहीं होगी. आपसे कुछ सीखने को मिलता है, मुझसे कुछ सीखने को मिलता है. ऐसे मेरे समझ में ऐसी बात है कि
मेरे आंखों के सामने जो भी कुछ है वो हमको सब कुछ सिखाता रहता है। एक चींटी है वो भी सिखाती है, एक मधुमक्खी है, एक चिड़िया है, एक आदमी है, एक जानवर है, कुत्ता, कोई भी हो, एवरीबडी इज कीपिंग ऑन टीचिंग अस, है ना। जैसे वो एक हमारे बचपन में हेलीकॉप्टर नामक एक कीड़ा हुआ करता था, तो ये हुआ कि भाई वो हेलीकॉप्टर को देख के किसी साइंटिस्ट ने हेलीकॉप्टर बनाया। कई चीजें हैं जो जानवरों से प्रेरित होकर हम सीखे और हम आगे बढ़े हैं। Anyway, thank you Kalyani sir once again. Now with the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. I thank all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody and bye bye till the next webinar. Thank you sir.